अस्सलामुअलैकुम। आप सबको खुश आमदीद। एक कंप्लीट नावल आप सब के लिए जिसका नाम है सतरंगी, राइटर साइमा नूर। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, कमेंट लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं नावल की तरफ। यावर हबीब इस वक्त इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद कराची की फ़्लाइट लेने ही वाला था। बोर्डिंग काउंटर से फारिग होने के बाद यावर फ़्लाइट टेक ऑफ के इंतज़ार में वेटिंग एरिया में आ बैठा। सियाह सफ़ेद चेक की शर्ट, सियाह अपना रंग खोती हुई जीन्स और पाँव में सियाह सफ़ेद जॉगर्स पहने हुए वो इस वक्त जहनी तनाव की कैफियत में था। एयरपोर्ट की मखसूस हलचल भी यावर की तवज्जो खींचने में नाकाम ठहरी थी। जहन में मुसलसल कई गुत्थियाँ सुलझाते हुए यावर हाथ में कॉफ़ी लिए इधर उधर खाली नज़रें दौड़ा रहा था। इसने घड़ी में वक्त देखा। अभी टेक ऑफ में कुछ वक्त था। कम से कम कॉफ़ी सुकून से पी लेनी चाहिए। वो कल रात से जागा हुआ था। बाबा, बाबा। यावर ने मासूम सी आवाज़ पर चौंक कर सामने देखा। एक बहुत प्यारी सी गुलाबी फ़्रॉक में मलबूस बच्ची वहाँ मौजूद थी। इस बच्ची के बाबा पुकारने पर यावर ने बेसाख्ता पीछे मुड़कर देखा कि शायद वो किसी और को पुकार रही हो, लेकिन नहीं, पीछे कोई मौजूद नहीं था। वो बिलाशुबा यावर को ही मुतवज्जा कर रही थी। यावर ने भवें उचकाईं और इस बच्ची को देखा। अजीब ही था, यावर को बाबा कहकर बुला रही थी, जबकि यावर ने इसे आज पहली बार देखा था। सदा का बदमिजाज, चिड़चिड़ा यावर मुस्कुराया तक नहीं। मैं आपका बाबा नहीं हूँ। यावर ने अपने तईं बच्ची को हकीकत बताई और फिर से यहाँ वहाँ देखने लगा। यावर के साफ जवाब पर बच्ची के खूबसूरत मासूम चेहरे पर मायूसी फैल गई। इसने बड़ी बड़ी आंखें फैलाकर यावर को फिर से देखा। वो एक हाथ से अपने शोल्डर तक आते घुंघरियाले बालों से खेल रही थी। यावर ने इसे कनखियों से देखा। बच्ची का हौसला कुछ बढ़ा। फिर यावर के कुछ और पास हुई। मुझे मालूम है आप मेरे बाबा नहीं हैं। मेरे बाबा यहाँ नहीं हैं, वो अल्लाह मियाँ के पास हैं। इसने आंखें अफसुर्दगी से घुमाते हुए कहा। बच्ची के इस जुमले पर यावर मज़ीद इसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। वो अब इसकी सिमत देख रहा था। बच्ची ने झट अपना एक चॉकलेट यावर के सामने कर दिया, जिसमें एक चॉकलेट बार मौजूद थी। क्या मैं आपको ये चॉकलेट दे सकती हूँ? बच्ची के इस जुमले पर यावर की आंखों में हैरत भर आई। आप मुझे क्यों देना चाहती हैं? यावर ने हैरत से पूछा। आप मेरे बाबा जैसे लगते हैं, इसलिए। बच्ची के अंदाज में इंतहाई मासूमियत और मोहब्बत थी। यावर चाह कर भी इनकार नहीं कर सका। इसने हाथ बढ़ाकर चॉकलेट ले ली। अच्छा रुको, आप ये लोगी? यावर ने भी जवाब में अपनी शर्ट की ऊपरी जेब से च्युइंगम का एक छोटा सा पैकेट निकालकर इस बच्ची के सामने किया। नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, वो एक अदा से बोल रही थी। अब इसके लहजे में इत्माद था। यावर फिर हैरान हुआ, मगर क्यों? यावर इस बच्ची से बात करते हुए खिलाफ तवक्को महफूज हो रहा था। इसलिए कि नानो कहती हैं कि कोई गैर बिना मतलब कोई चीज़ दे तो वो आपको किडनैप भी कर सकता है। इसने आंखें पटपटाते हुए जैसे बड़े पते की बात यावर को बताई। अच्छा, चॉकलेट तो आपने भी मुझे दी है, कहीं आपका इरादा तो मुझे किडनैप करने का नहीं है? यावर की इस बात पर वो बच्ची खिलखिलाकर हंसी थी। मैं आपको कैसे किडनैप कर सकती हूँ? आप तो इतने टॉल हैं, फिर मैं तो छोटी सी हूँ, आप तो मुझे किडनैप कर सकते हैं ना? फिर बोली थी। आपके साथ कौन है? यावर इसकी लॉजिक पर मुस्कुराते हुए बोला। यावर को एहसास हुआ वो कहीं खो ना जाए। अनाया, आप यहाँ हो बेटा, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। यावर ने देखा एक बड़ी उम्र की नफीस सी खातून इस बच्ची को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँची थी। उन्होंने चश्मे के पीछे से यावर को देखा और यावर ने इन्हें, नानो ये देखिए मेरे बाबा जैसे लगते हैं ना। अनाया नाम की इस बच्ची ने यावर का तारुफ अपनी नानो से इस तरह करवाया कि वो बिला वजह ही झेंप गया। आई एम सॉरी बेटा। उन्होंने गौर से यावर को देखा, फिर इसकी सियाह सफ़ेद शर्ट को। अनाया हर उस शख्स में जिसने सियाह सफ़ेद इम्तजाज की खानों वाली कमीज़ पहनी हो अपने बाबा को ढूंढती है। चलो बेटा, देर हो रही है। उन्होंने यावर से माजरत करते हुए एक हाथ से अनाया का हाथ थामा और आगे बढ़ी। बाय बाबा। अनाया नामी बच्ची यावर को बाय कहना नहीं भूल रही थी। यावर ने भी इसे देखते हुए हाथ हिलाया। कितनी प्यारी बच्ची है, यावर ने सोचा। यावर कतई इतना खुश अखलाक नहीं था। वो खुद हैरान हुआ। कुछ था इस बच्ची की मासूमियत में जिसने यावर जैसे इंसान को अपनी जानी मुतवज्जा कर लिया था। यावर कभी सोच भी नहीं सकता था कि इसकी ज़िंदगी कोई खुशगवार मोड़ ले सकती है, जो आज का दिन और आज की रात इसकी ज़िंदगी में ना ही होती। शाम का नारंगी सूरज पूरे आसमान पर अपनी धाक बिठाकर अब दूसरी ओर जा छुपा था। फ़ज़ा बोझल हफ्ज़दा रात के ताक़ुब में थी। शाम जो मुसाफिरों के घर पहुंचने का संदेशा लाया करती है, वही शाम यावर को अपने लिए साकिन महसूस हुई।
کیونکہ کوئی چوکھٹ ایسی نہ تھی جہاں سر شام کسی کی آنکھیں یاور کا راستہ تکا کرتیں۔ اس نے ایک نظر دوڑائی۔ مسافروں کے چہرے پر سفر ختم ہونے اور گھر لوٹنے کی خوشی تھی۔ آسمان کا پرسکون سما رات کے استقبال میں تھا جب پلین نے کراچی رن وے کو چھوا۔ اس نے باہر نکل کر ایئرپورٹ سے متصل ایک فوڈ کورٹ کا رخ کیا۔ اسے اپنے جونیئر اسسٹنٹ عاطف کا انتظار تھا۔ وہ ایک حساس ادارے سے منسلک تھا۔ عاطف کو ایک اہم فلیش ڈرائیو یاور کے حوالے کرنی تھی۔ کافی دیر بعد بھی جب عاطف نہیں آیا تو یاور ابھی کشمکش میں ہی تھا کہ کیا کرے۔ میز پر رکھا اس کا فون وائبریٹ ہوا۔ اس نے جلدی سے نمبر دیکھا کہ شاید عاقف ہو۔ فون اس کے باس کا تھا۔ وہ بغیر فلیش ڈرائیو لیے ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فون بجنے دیا۔ ہاتھ باندھے بینچ کی پشت سے ٹیک لگا کر اب وہ ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہیلو سر۔ بھاری آواز پر یاور خیالوں سے باہر نکلا۔ عاطف سامنے موجود تھا۔ وقت دیکھا ہے؟ ملک کی کتنی کالز آ چکی ہیں؟ میرے پاس اندازہ ہے تمہیں۔ اب جلدی ڈرائیو دو تاکہ میں ملک سے مل سکوں۔ یاور نے بغیر کسی تمہید کے کہا، سر مجھے معلوم ہے کہ میں بہت دیر سے آیا ہوں، بٹ سر، عاطف کہتے ہوئے اٹکا، مجھ سے ڈرائیو مس پلیس ہو گئی۔ عاطف نے یاور کے ممکنہ غصے سے ڈرتے بہت اٹک اٹک کر کہا تھا، کیا کہا تم نے؟ مس پلیس ہو گئی؟ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ یاور جو اب تک کافی ضبط کیے بیٹھا تھا ایک دم ہتھے سے اکھڑ گیا۔ پبلک پلیس پر ہونے کی وجہ سے آواز بدستور دھیمی رکھنے پر مجبور تھا، مگر نگاہیں آگ برسا رہی تھیں۔ سر میرے پیچھے تھے وہ لوگ، میں آپ سے پہلے یہاں موجود تھا۔ آپ سے ملنے میں اس لیے دیری ہوئی کہ میں نے وہ ڈرائیو چھپا دی تھی کہیں، پھر مجھے اس کو ڈھونڈنے میں وقت لگا۔ کہاں چھپائی تھی؟ اب یاور نے نسبتاً آرام سے پوچھا۔ ایک مسافر لڑکی کے بیگ میں ڈال دی تھی۔ کیا؟ سر اور کوئی راستہ نہیں تھا، گھر دیکھ لیا میں نے، اس کا اسی میں وقت لگا۔ اور اب کیسے لوگے؟ کیا کہو گے اس لڑکی سے کہ میں خفیہ ایجنٹ ہوں؟ آپ کے بیگ میں بحالت مجبوری ایک نہایت حساس نوعیت کی ڈیوائس چھپائی تھی، وہی لینے آیا ہوں۔ یاور نے سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے عاطف پر طنز کیا۔ سر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ عاطف اب کچھ پرسکون ہو چکا تھا۔ یاور خاموش ہی رہا۔ رات گہری ہوتے ہی عاطف یاور کو لیے اس علاقے میں آ گیا جہاں عاطف نے اس لڑکی کا ایڈریس نوٹ کیا تھا۔ ان دونوں نے کافی دیر وہاں کا جائزہ لیا۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ یاور دوبارہ کوئی گڑبڑ نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے خود اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ ایک 2 منزلہ رہائشی عمارت تھی۔ عاطف کے بتائے گئے پتے کے مطابق یاور بیرونی دیوار سے اوپر چڑھ کر پہلی منزل پر بنے ایک اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کودا تھا۔ اب وہ دبے پاؤں گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ وسط کے ایک کمرے نما برآمدے میں تھا۔ سامنے مدھم سی روشنی تھی، شاید دھیما سا برقی کمکما جل رہا تھا۔ وہ ایک طرف ہو کر پورے ڈپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہا تھا۔ اگر اندر جاؤں تو اتنے بڑے فلیٹ میں وہ بیگ کہاں ملے گا؟ یاور ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کی نظر اس لڑکی پر پڑی جو کانچ کی میز کے برابر میں جائے نماز پر بیٹھی شاید نماز پڑھ رہی تھی۔ یاور بے اختیار سا ہو کر اس گندمی رنگت والی پرکشش لڑکی کو دیکھنے لگا جو یکسوئی سے نماز ادا کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور اب وہ رو رہی تھی بے آواز۔ اس کے آنسو خاموشی سے اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ یاور کو یاد نہیں آیا کہ اس نے کبھی دعا مانگی ہو۔ یاور دنیا جہان سے بے خبر ہو کر اسے محویت سے دیکھتا رہا۔ اس کی خاموش آہیں سسکیوں میں بدل گئیں۔ سر آپ کی طرف خاموشی ہے، سب اوکے؟ یاور کی اس محویت کو اس کے ایئرپورٹ میں سے ابھرتی عاطف کی آواز نہ توڑا۔ عاطف تھوڑا وقت دو، میں کام کر رہا ہوں، یاور نے کہا تو خاموش فضا میں معمولی سا ارتعاش ہوا جو نماز ادا کرتی اس لڑکی نے بخوبی محسوس کیا۔ وہ دعا مانگتے ہوئے یکدم چونکی۔ اسے کسی کی موجودگی کا بہت پختہ احساس ہوا۔ وہ فوراً جائے نماز سے اٹھی اور نہایت احتیاط سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے کے اختتام پر لگی جالی دار جیفری کے پیچھے اسے محسوس ہوا جیسے کوئی وہاں ہے۔ کون ہے؟ وہاں کون ہے؟ اس کی آواز میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اب چھپے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ویسے بھی یاور کا جو کام یہاں تھا وہ اس کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وہ جیفری کی اوٹ سے ایسے باہر آیا کہ اس کے دونوں ہاتھ ہوا میں تھے۔ آدھی رات کو ایک چوڑے شانے والے قداور مرد کو منہ پر ڈھاٹا باندھے یوں اپنے گھر میں دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے ہی رہ گیا۔ کون ہو تم؟ اس نے زلط پڑتے چہرے کے ساتھ بمشکل لفظ ادا کیے۔ یاور نے ایک انگلی سے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ سنو، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ یاور آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ لڑکی سے آگے بڑھتا دیکھ کر خوف سے ہٹ رہی تھی۔ وہ ایک جدید طرز پر بنا ہال نما کامن روم تھا جس کے ایک طرف امریکن کچن تھا۔
वो पीछे चलते चलते किचन काउंटर से टकराई। इसने एक हाथ से टटोल कर काउंटर की सतह पे पड़ी छुरी अपने हाथ में उठा ली। तुम जो कोई भी हो, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। इसने कांपते हाथों से छुरी यावर को दिखाते हुए लरसती आवाज़ में कहा। इसके चेहरे पर खौफ के साए साफ नज़र आ रहे थे। यावर इसे ही देख रहा था। वो कितनी बहादुर थी ये उसे साफ नज़र आ रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहता, बस मुझे कुछ लेना है यहाँ से, यावर नरमी से कहते हुए आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए इसने छुरी इस लड़की के हाथ से खींच ली। आज सुबह तुम एयरपोर्ट पर मौजूद थी? यावर ने इसके बिल्कुल पास जाकर सरगोशी में पूछा ताकि इससे कंफर्म हो जाए कि वो वही लड़की है जिसके बैग में आतिफ ने ड्राइव रखी थी। हाँ, इसने बमुश्किल कहा। सुबह जो बैग तुम्हारे पास था सफ़ेद रंग का, मुझे वो चाहिए, कहाँ है वो? यावर इसके करीब खड़ा मुसलसल सरगोशी में सवाल कर रहा था। इस लड़की ने अंदर कमरे की जानिब इशारा किया। उस कमरे में जहाँ बैग रखा है कोई और है? घर में और कौन कौन है? यावर ने एहतियातन पूछा। वो कोई बदमज़गी नहीं चाहता था। नहीं, कोई नहीं है। इसने नफ़ी में सर हिलाया। मुझे वहाँ ले चलो, यावर ने कहा। वो लड़की यावर को हाथ के इशारे से मतलूबा कमरे तक ले गई। यावर ने अंदर दाखिल होकर कमरा लॉक किया। अब इस लड़की का रोम रोम काँप रहा था। थर थर काँपती अलमारी की जानिब बढ़ी और अपना हैंड बैग निकाला। ये रहा। इसने सरासीमगी से वो बैग यावर के आगे लहराया। यावर इस लड़की के बिल्कुल पीछे आ चुका था। इसने वो पर्स फ़ौरन अपने हाथ में लिया। बैग की तलाशी लेते ही इसे वो ड्राइव वाला छोटा सा लिफाफा नज़र आ गया। यावर ने वो निकाल कर अपनी जीन्स की जेब में एहतियात से रखा। ये लो बैग। यावर अब पूरी तवज्जो से इस लड़की को देख रहा था जिसकी रंगत खौफ से सफ़ेद पड़ी हुई थी। इस लड़की ने वो बैग थाम लिया। वो अलमारी बंद करके मुड़ी तो खुद ब खुद अलमारी से लग गई, क्योंकि यावर बिल्कुल इसके सामने खड़ा था। अलमारी और बेड बिल्कुल साथ मिले हुए रखे थे। जब तक यावर वहाँ से ना हटता वो लड़की वहाँ से हिल भी नहीं सकती थी। आप जो चुराने आए थे चुरा लिया, अब जाइए, इस लड़की ने डरते हुए कहा। यावर का काम ख़त्म हो गया था, लेकिन इस लड़की में कुछ ऐसी कशिश थी कि इसके कदम वहीं जम गए थे। यावर ने मुंह पर सख्ती से बंधे मास्क को एक हाथ से नीचे किया। ना तो वो इतना जज्बाती था, ना ही वो लड़की मावराई हुस्न रखती थी। फिर भी इस लड़की में एक अनजाना सा सहर था जिसने यावर को जकड़ लिया था। यावर का दिल चाहा वो भी इसे देखे। पता नहीं वो ये बदएहतियाती क्यों कर रहा था। जो भी था इसे लगा वो इस लड़की के सहर से कभी निकल नहीं पाएगा। काश वो इसे नॉर्मल हालात में कभी मिल पाए। वो इससे रोने की वजह पूछना चाहता था इसी वक्त। काश वो अपना हाल दिल इससे अभी कह पाता, इसके दिल का हाल भी सुन पाता। पर एक चोर से कोई दिल की बातें क्यों कर सकता है? यावर ने वहीं खड़े खड़े इतनी सारी बातें सोच ली थीं। एक बात पूछनी है, यावर ने कहा तो वो इसे ही देख रही थी। निगाहों में खौफ था। इतना रोना कैसे आता है? और तुम दुआ में क्या मांग रही थी बेतहाशा रोकर? यावर ने एक हाथ पीछे अलमारी पर टिकाया और फिर पूछा था। वो क्या कहती? इसके तो हवास ही गुम हो चुके थे। आप जो चुराने आए थे चुरा लिया, अब जाइए। यावर ने इसकी बात पर लब भींचे। इसने दूसरी बारी से चोर कहा था। मैं शक्ल से चोर लगता हूँ? यावर ने अब मास्क पूरी तरह चेहरे से हटा लिया था ताकि वो इसे अच्छी तरह देख सके। फिर अपनी निगाहें इस पर मरकूज़ की। आप हटिए, मुझे जाने दें। वो अब रो देने को थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी कौन है जो सिर्फ एक चीज़ चुराने आया। सर, आप पर्सनल एजेंडे पर बाद में काम कर लीजिएगा। अगर अभी यहाँ कोई आ गया तो सारी मेहनत बेकार जाएगी। आतिफ की आवाज़ उभरी तो यावर ने इसे बगैर कोई जवाब दिए एयरपोर्ट कान से निकाल कर हाथ में लिया। अपना मोबाइल दो। क्यों चाहिए? फिर अटक अटक कर बोली। चाहिए? यावर की आंखों में दिलचस्पी थी। वो रखा हुआ है। इसने बेड की साइड पर रखी तिपाई की तरफ इशारा किया। यावर ने हाथ बढ़ाकर इसका मोबाइल उठाया और अपने सेल पर मिस बेल दी। चलो चलता हूँ, यावर ने ऐसे कहा जैसे वो इससे ही मिलने वहाँ आया हो। मोबाइल वापस वहीं रखकर वो बोलते वहाँ से निकल गया और वो इस अजनबी अजीब चोर को जाता देखती रही। इसे अपना सांस बहाल करने में काफ़ी वक्त लगा। सफ़ेद यार सिया रंग के बड़े से मजबूत जालीदार फूलों वाले आहिनी दरवाजे पर रुकी। गार्ड ने यावर को देखते ही सलाम किया और दरवाज़ा खोल दिया। यावर ने गाड़ी पार्क की तो वह वहाँ सन्नाटा था। सब घर वाले कहाँ हैं? गाड़ी से उतरते हुए गार्ड से पूछा। घर में ही हैं, बड़े साहब बाहर गए हैं बस। अच्छा ही है, यावर ने दिल में शुक्र अदा किया। पोर्च में हार सिंगार के फूल बिखरे हुए थे जिनकी भीनी खुशबू चार सौ फैली थी। वो खुशबू महसूस करता हुआ पहुँच के वो बराबर से गोलाई में निकलती सीढ़ियों पर कदम रख चुका था। पिछले लॉन में लगे नारियल के दरख्तों की कामत इतनी थी कि उनके पत्ते पहली मंजिल तक पहुँचते थे।
पहली मंजिल के टेरेस पर जहां यावर का कमरा था, इसके कमरे की बालकनी में झांकते नारियल के दरख्त भी यावर को यासियत से अपनी तरफ देखते हुए महसूस होते। इस घर के चप्पे चप्पे में यावर का बचपन बिखरा हुआ था, वो बचपन जिसमें यावर के लिए तलखियाँ ही तलखियाँ थीं। वो इन तलखियों को याद भी नहीं करना चाहता था। वो कभी भी यहाँ नहीं आता जो एक मेहरबान वजूद इसके बचपन में इस घर में मौजूद ना होता। अगर वो वजूद ना होता तो शायद वो भी ना होता। ऊपर की मंजिल में 3 कमरे थे, 2 साथ बराबर और एक निस्बतन थोड़ा फासले पर। यह सब हमेशा से ऐसे ना था। जब वो इस घर का मकीन था तो ऊपर सिर्फ एक ही कमरा था जो कि यावर का था। इस वक्त शायद वहाँ कोई मौजूद नहीं था। वो अपने कमरे में आ गया। इसका कमरा साफ़ सुथरा था, हर चीज़ जगह पर रखी हुई थी। वो मुस्कुराया। ये भी इस मेहरबान की मेहरबानी थी कि वो इसके इंतज़ार में इसके कमरे का ख्याल रखती थी। यावर वहाँ मौजूद पुराने तर्ज के सिंगल बेड पर दराज हो गया। कुछ देर सोना चाहता था। आंखें बंद करते नींद दूर भागी थी। वैसे तो नींद हमेशा ही से रूठी रहती थी, पर कुछ दिन से वो जैसे ही आंखें बंद करता, इसका दिल जहाँ बरसों से शाम का बसेरा था, यकदम गम की शिद्दत से फटने लगता। बेसाख्ता यावर का हाथ अपने सीने पर ठहर गया। आखिर इसको इतनी बेकरारी क्यों थी? यकदम वो घबराहट में मुब्तला हुआ। वो 2 आँखें। यावर भूल क्यों नहीं रहा था? वो खौफ में लिपटा चेहरा यावर के जहन से एक पल को भी महव नहीं हुआ था। क्यों? क्या ये मोहब्बत थी? मगर कैसे? अगर यावर के इख्तियार में होता तो मोहब्बत वो सिर्फ़ एक लड़की से करता जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक थी इसकी मोहब्बत की। लेकिन ये मोहब्बत, बेख्तियार वो उठकर बैठ गया। उन खूबसूरत आँखों में बेपनाह उदासी और यासियत थी। ऐसी उदासी यावर ने कहीं और भी देखी थी। कहाँ? इसने सोचा, शायद इसके अपने दिल में। शायद नहीं, यकीनन ये इसके दिल का मकनातीस था जो इस उदासी और हसरत को पहचान गया था, जो इसके लिए अपने दिल में बरसों से किसी आसिफ की तरह मौजूद थी। यावर को लगा वो इसका गुमशुदा हिस्सा थी, पर मालूम नहीं कौन थी वो यावर से मिली भी थी तो ऐसे यावर को चोर ही समझ लिया था। इसने लब भींचे। उसकी याद आती यावर का हाथ बेसाख्ता अपने मोबाइल की तरफ गया था। इसने 2 दिन पहले की तारीख में तकरीबन आधी रात को अपने नंबर पर भेजे गए नंबर को तलाश किया। इसने इस लड़की का नाम दुआ के नंबर से महफूज किया था। वो इससे बात करना चाहता था। वो इससे पूछना चाहता था कि इसकी आंखों में इतनी उदासी क्यों है। वो जानना चाहता था कि वो क्या बात थी जो इसे यूं रात के आखिरी पहर ज़ारो ज़ार रुला रही थी। वो पूछना चाहता था कि वो यूं बेतहाशा रोकर खुदा से क्या मांग रही थी। वो ज़रूर पूछेगा, इसने सोचा। इसने अंधेरे में अपनी सिगरेट टटोल ली जो इसके पास ही रखी थी। सिगरेट हाथ में ली ही थी कि दरवाज़ा खुलने से रोशनी की एक लकीर भी यमुना के साथ अंदर आई थी। यावर ने इसको देखा। दरमियाना कद, मुतनासिब सरापा, खूबसूरत चेहरा, खुश लिबासी, वो अच्छी खासी कबूल सूरत थी। कब आए? यमुना ने अंदर दाखिल होते ही कमरे की लाइट जलाई और यावर के बिल्कुल सामने बैठ गई। बस अभी। यावर ने संजीदगी से यमुना को देखकर जवाब दिया। पता है कितने महीने बाद आए हो तुम? मीना के लहजे में शिकायत और फ़िक्र एक साथ थी। तुम जानती हो क्यों और किस लिए? बार बार कह नहीं सकता मैं। यावर ने हाथ में पकड़ी सिगरेट सुलगाई। एहसान है तुम्हारा, यमुना ने यावर को देखते हुए कहा। यावर इसके तंज पर फीका सा मुस्कुराया। ठीक ही तो कह रही थी वो। कल है मेरी एंगेजमेंट, क्या करूं? यमुना ने यावर को गौर से देखते हुए कहा। वही जो करने जा रही हो। यावर ने सिगरेट की राख पास पड़ी एस्ट्रे में झटकते हुए कहा। मैंने पैगाम छोड़ा था तुम्हारे सेल पर, शायद तुमने देखा नहीं। तुम कल तक भी मुझे कहोगे तो मैं। यमुना ने जानबूझकर बात अधूरी छोड़ दी। तुम ये भी जानती हो मैं ऐसा नहीं करूँगा। यावर का लहजा बेलचक था। तुम क्या चाहते हो? मैं मर मर कर जीऊँ हमेशा? यमुना की आंखों में नमी थी। आधी ज़िंदगी से भागता रहा हूँ। अब तुम क्या चाहती हो? बाकी आधी ज़िंदगी खुद से भी भागूँ? यावर ने धीमे से कहा था। क्या मैं इतनी अर्ज़ां हूँ या तुम बाकी सब का बदला मुझसे लेना चाहते हो? यमुना ने कहा तो यावर के दिल पे हाथ पड़ा। तुम अर्ज़ां नहीं हो। मैं कीमती चीज़ें संभालने के काबिल नहीं हूँ और तुमसे बदला ना लूँ इसलिए तुमसे दूर रहना चाहता हूँ। ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। यावर ने सिगरेट को एस्ट्रे में बुझाकर छोड़ दिया। यावर। यमुना की आंखों में तैरती बेबसी से यावर ने नज़रें चुराईं। वो मज़ीद यमुना से कोई बात नहीं करना चाहता था और ना ही इसे नीचे जाने का कह सकता था। सो खुद उठ गया। मैं नीचे जा रहा हूँ, मामू से मिलूँगा फिर चला जाऊँगा। यावर कहकर मुड़ा। कल चले जाना, आज मत जाओ। यावर के कदम वहीं जम गए। आइंदा मैं कहूँ भी तो मत आना, मगर कल जाना तुम। यमुना के लहजे में इल्तजा थी। यावर नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। वह जवाब दिए बगैर नीचे की तरफ चला गया।
यावर नीचे बड़े से हालनुमा बरामदे में आए तो माहीन सामने मुंह पर फेस मास्क लगाए बैठी थी। इसने यावर को देखकर हाथ हिलाया। यावर ने भी इसे हाय कहा और वहीं एक सिंगल सोफे पर बैठ गया। मामी कहाँ है? माहीन ने हाथ के इशारे से अंदर की जानिब इशारा किया तो सर हिलाकर वहीं बैठा रहा। मामी ने शायद उसकी आवाज़ सुन ली थी, वहीं आ रही थी। कैसे हो बेटा, बड़े दिन बाद आए? उन्होंने इसका सलाम का जवाब देते हुए कहा। यावर ने कुछ नहीं कहा। अब आए हो तो खाना खा कर जाना, आज मैं यहीं रुकूंगा। यावर की इस बात पर मामी और माहीन दोनों हैरान हुई। मुद्दत हुई वो वहाँ आना जाना भी छोड़ चुका था, ना कि रुकना। रुक जाओ बेटा, आज ही क्यों, यहीं रहो हमारे साथ। यावर के पूरे बचपन में एक पुतले का सा किरदार निभाने वाली मुमानी अब इससे बात करने लगी थी। वो हैरान नहीं होता था, ना ही इसे इनसे कोई शिकायत थी। जो शख्स कभी अपने हक़ के लिए आवाज़ ना उठा सकता हो, भला दूसरों के लिए ख़ुद को मुसीबत में क्यों डालेगा। बल्कि एक तरह से यावर को इनसे हमदर्दी महसूस होती थी। कभी कभी यावर को वो अपनी तरह लगा करती, बल्कि अब तो यावर से भी ज़्यादा मज़लूम दिखाई देती। उनकी ज़िंदगी में कोई खातिर खा तब्दीली इतने सालों में नहीं आई थी। यावर ने इन्हें बताया कि उसकी रुकने वाली बात पर मुतशक्कर सी नज़र आई, क्योंकि कल यमुना की रस्म थी और यावर के मामू भी चाहते थे कि यावर इस मंगनी में शरीक हो, उनके बेटे की हैसियत से। यावर कुछ देर वहाँ बैठकर वापस अपने कमरे में चला गया। मामू घर पर नहीं थे। साहब, खाना लग चुका है, आप आ जाइए, बड़े साहब बुला रहे हैं। शाम में मुलाजिम ने आकर बताया तो यावर फ्रेश होकर नीचे आ गया। खाने की बड़ी सी मेज़ पर पहली और मरकज़ी नशिस्त पर यावर के मामू वहीद अली बैठे थे। उसने सबसे पहले इन्हें सलाम किया और अपनी मखसूस नशिस्त संभाल ली। आ गई मामू की याद, तुम तो अपनी माँ से भी ज़्यादा तोता चश्म निकले। कोई गैर भी खैरियत का एक फ़ोन भी कर लेता है, पर तुम माँ बेटा गैरों से भी बुरे हो। पाल पोस कर इस काबिल बनाया कि आज यूँ हमसे अलग रह सकते हो, पर एहसान मानना तुम्हारे खून में ही नहीं है। वो दिल की भड़ास निकाल चुके तो चुप हो गए। यावर और वहाँ मौजूद तमाम अफराद खामोशी से खाना खाते रहे, जैसे उनके ताने भी डिनर का कोई हिस्सा हों। इसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की। अब्बू कभी सुकून से खाने दिया करें, इसलिए तो ये यहाँ नहीं आता। आप एक मिनट इसको देखकर चुप नहीं रह सकते। यावर सिर्फ उनके बुरे सलूक की वजह से यमुना से हमेशा दूर रहा और इस बात ने उसके दिल में इनके लिए बेजारी सी पैदा कर दी थी। यमुना खाने से हाथ रोक चुकी थी। सिर्फ वही थी जो वहीद साहब के सामने बोल सकती थी। हाँ भाई, मैं ही काटता हूँ तुम सबकी नज़र में। न जाने कौन लोग होते हैं जिनकी नेकियाँ उनके काम आती हैं, हमारी तो काम क्या आती। उल्टा मेरी अपनी ही औलाद मेरे ख़िलाफ़ हो गई। वो एक बार फिर से शुरू हो चुके थे। यमुना ने उठने में एक मिनट ना लगाया और जो यावर वहाँ मौजूद ना होता, पाल पोस कर इस काबिल बनाए। यावर इस एक जुमले पर अटका हुआ था। हाँ, ये बात सच ही तो थी, उन्होंने इसे पाला पोसा था। अब आकर एहसान कर ही दिया है तो जाना मत। या मंगनी की रस्म में शिरकत किए बिना उन्होंने यावर को दावत भी ऐसे दी जैसे एहसान किया हो। यही बात वो ऐसी भी कह सकते थे जैसा दिल में चाहते थे, लेकिन उनकी एहसान जिताने की आदत बेहद रास्क थी। हालांकि अब वहीद साहब यावर को अपना बेटा ही समझने लगे थे। ये और बात कि वो फितरतन ही ऐसे थे कि इनके दिल में जो भी होता ज़ुबान अंगारे ही बरसाती। रात खाने के बाद यमुना तो ऐसी गायब हुई कि फिर नज़र ही नहीं आई। यावर इससे बात करना चाहता था, मगर शायद वो नहीं। यावर क्या कहता, वो कह भी क्या सकता था। दूसरा दिन तुलू होते ही घर में खूब गहमा गहमी शादी वाले घर की मखसूस रौनकें थीं। छोटी सी तकरीब थी तो पिछले लॉन में ही एहतमाम किया गया था। यावर ऊपर अपने कमरे की बालकनी से तैयारियां देख रहा था। माहीन हर काम में पेश पेश थी। यमुना और माहीन की एक बहन और थी, मोना, वो भी अपने 2 बच्चों के साथ मौजूद थी। इसका शौहर तो शायद रात में ही आएगा, यावर ने सोचा। यमुना इसके बचपन की इकलौती साथ थी। सिर्फ बचपन की ही नहीं, पूरी ज़िंदगी में वो ही एक खूबसूरत हवाला थी। मगर अफसोस कि इसके पास इस प्यारी लड़की को देने के लिए कुछ भी नहीं था। शाम में मेहमानों की आमद से काफ़ी देर पहले यावर बग़ैर किसी के बुलाए नीचे आ चुका था। यमुना को रस्म के लिए बुलाया गया तो माहीन इसे लेने अंदर आ गई। वो लॉन और बरामदे को मिलाने वाले आराइशी खमदार कौस से टेक लगाए हाथ बांधे खड़ा था। निगाहों में नामालूम सी अफसुर्दगी थी। वो यमुना से मोहब्बत नहीं करता था, पर इसे मालूम था वो इससे मोहब्बत करती है और ये बात इसके लिए बहुत तकलीफ दे थी। आप वाइट रंग के खूबसूरत फ्रॉक के साथ मैचिंग ट्राउज़र, गुलाबी रंग का बड़ा सा दुपट्टा ओढ़े वो दमक रही थी। माहीन इसे बाहर छोटे से फूलों से सजे स्टेज की तरफ लेकर जा रही थी। वो यमुना को ही देख रहा था। सियाह बाल पेशानी पर पड़े थे, चेहरे से दिल की कैफियत आया थी। दुख सिर्फ मोहब्बत खो देने का नहीं होता, अनजाने में ही सही किसी को दुख देने का दर्द भी कहीं का नहीं छोड़ता।
वो चाहता तो इसे अपना लेता, ये इतना मुश्किल काम नहीं था, पर ऐसा करने से इसे अपने अपनों से एक नया रिश्ता जोड़ना पड़ता, इन लोगों से जिनसे इसका पहला रिश्ता ही नाकाम ठहरा था। वो आगे बढ़ते हुए इसी मेहराब के पास रुकी। इसने मुड़कर यावर को देखा, जैसे इससे आगे जाने की इजाज़त तलब कर रही हो। यावर ने एक लंबी सांस खींची, आंखों की ज़रा सी जुम्बिश से यमुना को आगे बढ़ने का इशारा किया, फिर खुद भी जाकर अपने मामू के साथ खड़ा हो गया। जहाँ शौहर अय्याश और बीवी बदजुबान हो तो दुनिया की कोई ताकत ऐसे घर को टूटने से नहीं बचा सकती। ऐसा ही कुछ आबिद और आरफा के साथ हुआ था। शादी को बमुश्किल 7 माह हुए थे कि आरफा रोज़ रोज़ की लड़ाइयों से तंग आकर मैके लौट आई। खुद आरफा में भी शदीद अदम बर्दाश्त थी। वह दो बदो मुकाबला करती और हर बात का जवाब देती, जिसका नतीजा तलाक की सूरत ही निकलना था। तलाक के ठीक 2 माह बाद यावर की पैदाइश हुई। बदकिस्मत यावर, जो पहलोठी की औलाद और औलाद नरीना होने के बावजूद किसी की आंख का तारा न बन सका। माँ को वो एक बोझ लगता जो ज़िंदगी भर के लिए उन पर मुसल्लत कर दिया गया था। बाप ने तो पलटकर शक्ल तक नहीं देखी थी। नाना नानी तो बहुत पहले ही अधम सुधार चुके थे। ले दे के एक मामू थे, वहीद अली। वो भी अपनी बहन से कुछ मुख्तलिफ नहीं थे, बल्कि हद दर्जा गुस्सेल, ज़ुबान के कड़वे, तीखे मिजाज के हामिल थे। वैसे भी जब माँ बाप ही अपने बच्चे को बोझ समझें तो दूसरों से तवक्को ही अबस है। वहीद अली अपनी बहन का भी जीना हराम किए रखते। इन्हें हर वक्त ताने देते कि महज 7 ही माह शौहर के घर रह सकी। आरफा वहीद अली को भी खातिर में कहाँ लाती थी। हर वक्त यहाँ भी पानीपत का मैदान सजाए रखती। इन्हीं झगड़ों के दरमियान यावर 2 साल की उम्र तक पहुँचा। आरफा ज़ुबान की तीखी, नैन नक्श, जाजिब नज़र थे। फिर उम्र भी कम थी, पहनने ओढ़ने का सलीका भी था। ख़ानदान की किसी तकरीब में एक दूर के कज़न ने आरफा को बहुत अरसे बाद देखा तो दिल दे बैठे और शादी के लिए इंदिया दिया। आरफा तो ख़ुद इस जहन्नुम से निकल जाना चाहती थी। इसने आगे पीछे कुछ न सोचा और वहीद अली से कहा कि वो शादी करना चाहती है। उन्होंने शर्त रखी थी कि वो यावर को कबूल नहीं करेगा, जबकि उसकी पहले से 2 बेटियां मौजूद थीं। आरफा को कतई एतराज़ ना हुआ। वो जिस शख्स से नफ़रत करती थी, इसकी औलाद कहाँ इसे प्यारी थी। वो 2 साल की यावर को मामू के रहमो करम पर छोड़कर ख़ुद अपनी नई दुनिया बसाने चल पड़ी। कभी महीने 2 महीने में आती तो यावर से ऐसे मिलती जैसे वो इसकी नहीं, उसके भाई की औलाद हो। वहीद अली भी शादीशुदा और एक बेटी के बाप थे। उनका रवैया सिर्फ यावर के साथ ही नहीं, अपनी बीवी और बेटी के साथ भी इसी किस्म का था। उनकी बीवी एक साबिर, सुलझो और नर्म तबीयत की खातून थी। वो हर वक्त सहमी रहती। इस घर में वहीद अली के अलावा शायद ही कोई बात कर पाता। यावर जब स्कूल जाने के लायक हुआ तो यावर और मोना, वहीद अली की बेटी को एक साथ स्कूल में दाखिल करवाया गया। वजह यह थी कि उनकी बेटी की देखभाल के लिए कोई स्कूल में हमा वक्त उसके साथ हो। यावर ख़ुद बहुत चुप और डरा हुआ रहता था। वक्त और माहौल की सितम ज़रीफ़ी ने इसे ऐसे परवान चढ़ाया था कि वो ज़्यादातर अपने खौल में सिमटा रहता, बेहद खामोश तबे था। स्कूल से आकर घर के बहुत से काम किया करता। मामू इसे 1 मिनट बैठे नहीं देख सकते थे। बार बार एहसान जताते कि इसके सगे माँ बाप इसे फरामोश कर चुके हैं, जबकि वो इसे अपनी सगी औलाद की तरह पाल रहे हैं। छुट्टी वाले दिन अपने मामू के पोल्ट्री फार्म में उनके साथ जाता, वहाँ के निज़ाम की देखभाल करता। मामू ने इसे पहले ही कह रखा था कि मैट्रिक के बाद इसे यहाँ की देख रेख करनी है। वक्त ने यावर की बेकदरी का बदला यूँ लिया था कि वहीद अली की मज़ीद 2 बेटियाँ हुईं। औलाद नरीना से अल्लाह ने इन्हें महरूम ही रखा। इसकी माँ आरफा औलाद से ही महरूम रही। उसके सगे बाप के यहाँ 4 बेटियाँ हुईं। आबिद को बहुत सालों बाद याद आया कि उनका एक बेटा भी है। यावर ने तो कभी उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी। वो इसे लेने आए तो वो अजनबी नज़रों से इन्हें तकता रहा। वहीद अली ने इन्हें आड़े हाथों लिया कि यहाँ आने की हिम्मत कैसे की, और यावर को उनके साथ भेजने से साफ इनकार कर दिया। वो पले पलाए जवानी की सरहदों पर खड़े लड़के को क्यों इन्हें सौंपते। वो कोर्ट कचहरी की धमकी तो दे कर गए, फिर कभी पलट कर नहीं आए। वहीद अली यावर को मुकम्मल अपने कंट्रोल में रखे हुए थे। वो इनकी मर्ज़ी के बगैर सांस तक लेने की जुर्रत नहीं कर सकता था। घर में वो किसी से फालतू बात नहीं करता था। हंसना तो इसने सीखा ही नहीं था। मुमानी यूँ तो इसके खाने पीने का ध्यान रखती जैसे अपने बच्चों का, लेकिन इसके अलावा इन्हें इससे कोई सरोकार नहीं था। मोना से छोटी माहीन और यमुना थी। माहीन और मोना अपनी माँ की तरह थी, समझती सब थीं, पर किसी मामले में बोलने का हौसला नहीं था, जबकि यमुना इन सब के बरक्स बेखौफ और रास्तगो थी। यावर अब थोड़ा बड़ा हो चुका था। इसे अपनी ज़रूरियात के लिए पैसों की ज़रूरत रहती, पर मामू इसे 1 रुपया हाथ में न देते। ना ही उनके पास वक्त होता कि वो कोई काम कर सके।
نہ اس کو وقت ہوتا ٹیوشن ہی پڑھا کر کچھ پیسے ہی کما سکے۔ وہ پولٹری فارم کے کاموں میں اور اسکول میں اتنا مصروف رہتا کہ وقت ہی نہیں بچتا۔ ماموں اسے پڑھا رہے تھے تو بہت بڑی بات تھی۔ وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے جتاتے۔ ایک بار اسے اپنے اسکول کے کسی پروجیکٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی تو اس نے پہلی بار پولٹری فارم کے پیسوں میں ہیر پھیر کی جو وحید صاحب کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکی۔ انہوں نے بری طرح یاور کو مارا۔ جب انہوں نے آخری داؤ کے طور پر یاور کا سر دیوار پہ مارا تو یمنا رہ نہیں سکی، ان کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی۔ آپ اسے نہیں ماریں ابو، بس کر دیں، اس کے سر سے خون نکل رہا ہے، پلیز۔ یمنا نے کچھ اس لجاجت سے کہا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ خود وحید علی بھی اسے مار مار کر تھک چکے تھے۔ یمنا نے یاور کو پانی پلایا، ماہین کے ساتھ مل کر اس کو اس کے کمرے میں لے کر گئی، اس کے جسم پر گرم پانی کی بوتل سے ٹکور کی، درد کی دوا دی۔ یہی نہیں بلکہ جب تک یاور ٹھیک نہیں ہو گیا اسے ہلدی والا گرم دودھ باقاعدگی سے دیتی رہی۔ یہیں سے یاور اور یمنا کی دوستی پروان چڑھی۔ یاور کو پہلی بار معلوم ہوا کہ خون کے رشتوں کے علاوہ ایک اور بھی رشتہ ہوا کرتا ہے، احساس کا رشتہ، جو سگے رشتوں میں بھی نہ ہو تو کچھ باقی نہیں رہتا۔ یمنا نے اس سے چوری بابت پوچھا اور یاور نے اسے سارا سچ بتا دیا۔ تو تم ابو سے مانگ لیتے۔ یمنا کے لیے کہنا آسان تھا، یاور خاموش رہا۔ غلطی تمہاری ہے، جو لوگ حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے انہیں پھر یوں ہی مار کھانی پڑتی ہے، ہر وقت ہر جگہ۔ یمنا ہر وقت اپنے ہی باپ کے سامنے بولنے کے لیے اسے اکساتی، وہ اسے یوں دن رات وقت کی چکی میں پستا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ پھر یاور کی زندگی نے ایک موڑ لیا جب اس کے اسکول میں میتھس کے ٹیچر انیس ملک آئے۔ انہوں نے اپنے گہرے مشاہدے کے نتیجے میں جلدی بھانپ لیا کہ یاور ایک ذہین مگر ہر وقت ذہنی الجھنوں میں گھرا طالب علم ہے۔ انہوں نے اس پر توجہ دینی شروع کی۔ شروع میں تو یاور ان سے بات کرنے میں بہت جھجکتا، پر ان کی مستقل توجہ اور محبت سے آہستہ آہستہ وہ ان سے ہر بات کرنے لگا۔ انہوں نے اس کی شخصیت سازی میں بہت اہم کردار ادا کیا، اسے زندگی کے معنی سکھائے، کتابیں پڑھنا سکھایا۔ انہوں نے اس کی کیریئر کونسلنگ بھی کی۔ وہ ایک شفیق انسان تھے۔ سچ ہے، دنیا میں اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ یاور قابل تو تھا، اسے بولنا نہیں آتا تھا۔ گھر میں یمنا نے اسے بولنا سکھایا، اپنے حق کے لیے لڑنا سکھایا۔ وہ آہستہ آہستہ پر اعتماد ہونے لگا۔ ماموں سے بدتمیزی تو وہ کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا، کچھ بھی تھا وہ اس کے محسن تھے۔ اگر وہ بھی اس کے ماں باپ جیسا رویہ رکھتے تو وہ بھی ان کا کیا بگاڑ لیتا۔ سب سے بڑھ کر تعلیم، یہ واقعی ان کا احسان تھا اور یاور احسان فراموش نہیں بن سکتا تھا۔ لیکن اب وہ ان کے سامنے بولنے لگا تھا، اسے جو بات بری لگتی وہ کہنے لگا تھا، اس نے انکار کرنا سیکھ لیا تھا۔ یاور نے انیس ملک کی مسلسل رہنمائی میں پڑھائی جاری رکھی۔ وہ ذہین تو تھا ہی، اسے صرف رہنمائی کی ضرورت تھی۔ انہوں نے اس کی ہر بات صحیح سمجھ لینے کی صلاحیت نہایت سخت جان ہونے کی وجہ سے اسے حساس ادارہ جوائن کرنے کا مشورہ دیا۔ ان کا اندازہ درست نکلا۔ یاور کو اپنی صلاحیتوں کی بنا پر فوراً کنسیڈر کر لیا گیا۔ یاور کی ماں کو بھی اب اس کی یاد ستانے لگی تھی، لیکن یاور کے دل میں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی۔ عارفہ آتی تو یاور گھر سے نکل جاتا۔ وحید علی کا رویہ بیوی بچوں کے ساتھ اب بھی ویسا ہی تھا، ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ یمنا مختلف تھی، ہر بات پر احتجاج کرتی، نتیجہ لڑائی کی صورت نکلتا۔ اب یاور بھی اس کے لیے بولتا تو وحید علی کو قطعی اچھا نہیں لگتا۔ یمنا نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، مگر وہ سب سمجھتا تھا۔ وہ یمنا کی عزت کرتا تھا، وہ اس کے لیے سب کچھ تھی، پر وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ یمنا کی بے تابیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ یاور کے لیے اس کو روکنا مشکل ہو گیا تھا، وہ مزید احسان فراموشی کے تانے نہیں سہ سکتا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا گھر بک کروایا ہوا تھا، وہ اس میں شفٹ ہو گیا۔ وحید علی کو اس کا یوں جانا اچھا تو نہیں لگا، پر وہ اسے روک نہیں سکتے تھے۔ وہ کچھ اور تو نہیں کر سکے، مگر جب وہ یہاں آتا اسے جی بھر کر سناتے، شاید ایسے انہیں تسکین ملتی تھی۔ وہ اب بھی ماموں کے پولٹری فارم جاتا، لیکن اب نوعیت بدل چکی تھی۔ اب وہ صرف ماموں کا احسان اتارنے جاتا، حساب کتاب چیک کرتا۔ اس کا رویہ سب کو یہ باور کرواتا کہ وحید علی اکیلے نہیں، وہ ان کے ساتھ ہے۔
यावर को इस काम में इतनी महारत थी कि इसने खुद भी अपना एक पोल्ट्री फार्म खोल रखा था। इसकी आमदनी अच्छी खासी थी। अनीस मलिक जो ट्रस्ट चलाते थे, अब वो भी इसी ट्रस्ट का मेंबर था, जिसमें वो लोग गरीब बेसहारा बच्चों के ख़ास वो जो पढ़ना चाहते थे मगर वसाइल की कमी के बायस मजबूर थे, तालीमी अखराजात उठाया करते और दीगर इमदाद के सिलसिले रवां थे। सैकड़ों बार वाइब्रेशन के साथ बजने वाले मोबाइल ने बिलाखिर यावर की नींद में खलल डाल ही दिया था, जो सुबह के वक्त जाकर सोया था। जदीद वज़े के बरामदे नुमा हाल में जा बजा कपड़े, अखबार, बर्तन, चाय के 4-5 कप बेतरतीबी से मेज़ के किनारे पर रखे हुए थे। इसी कमरे के वस्त में यावर एक सोफ़े पर बेसुध पड़ा था। इसने आंखें बमुश्किल खोलते हुए इर्द गिर्द हाथ मारकर मोबाइल ढूंढने की कोशिश की। मोबाइल मिला तो पता चला काम वाली का फ़ोन था, जो इस वक्त दरवाजे पर खड़ी थी और डोर बेल बजा बजा कर अब यावर को कॉल कर रही थी। यावर ने कॉल अटेंड करने के बजाय उठकर दरवाज़ा खोला। वो बेसिक टी शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस था। घने स्याह बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। सलाम साहब जी, पूरे 1 हफ्ते से आपने काम नहीं करवाया। आज तो मैंने ठान ली थी कि काम करके ही जाऊंगी। दरमियानी उम्र की भद्दी सी रज़िया बाई को बेतकान बोलने की आदत थी। अब वो साथ साथ बिखरा हुआ घर भी समेट रही थी। वो सुबह 10 बजे तक काम पर आती थी। कभी यावर घर पे होता, कभी नहीं। घर पे होता भी तो वो अपने मूड के मुताबिक काम करवाता था और रज़िया की फ़र्ज शनासी हर माह की पहली तारीख को अपने अरूज पे होती। यावर ये जानता था। वो फिर से सोफ़े पर दराज हो चुका था। रज़िया, पहले 1 कप कॉफ़ी बना दो प्लीज़। वो बहुत अरसे से इसके यहाँ काम करती थी। जब वो आती तो चाय, कॉफ़ी, खाना, रोटी वगैरह भी बना दिया करती थी। नहीं तो यावर बाहर ही खाने का आदी था। हाँ, बना देती हूँ, लेकिन साहब घर की हालत कुछ तो सुधारने दो। मैं कहती हूँ कि शादी कर लो। घर में बीवी होगी तो घर में दिल भी लगेगा आपका। रज़िया ने इसको 1000 बार दिया हुआ मशवरा एक बार फिर से दिया। शादी के नाम पर इसके चेहरे पर तनाव फैल चुका था। ऐसा नहीं था कि वो शादी नहीं करना चाहता था। यह तनाव इसलिए था कि वो खुद एक बुरी शादी का नतीजा था। शादी के नाम पर यावर को कुछ याद आया। इसने अपना मोबाइल उठाया और अपने मोबाइल में महफूज दुआ नाम के नंबर पर क्लिक किया। इसे वो खौफज़दा रोती हुई सूरत याद आई। बात अजीब थी पर सही थी। इतनी एहतियात बरतने वाले यावर हबीब को इस लड़की से मोहब्बत हो गई थी, जो इसे चोर समझती थी। अम्मी आप इन्हें आने ही क्यों देती हैं? बार बार मुझे नहीं अच्छा लगता इनका यूं हर वक्त आना। नाजुक सरापे गंदुमी रंगत वाली सवेरा मेहमानों के जाती अपनी माँ पर बरस पड़ी थी। नाहिद बेगम ने चश्मे की ओट से इसे देखा और दोबारा अपने काम में मगन हो गई। उनकी गोद में लैपटॉप रखा था। मेहमानों की अचानक आमद से जो काम अधूरा रह गया था, अब उनका इरादा इसे मुकम्मल करने का था। अम्मी मुझे नहीं करनी अब शादी किसी से भी। आप साफ साफ बता क्यों नहीं देती उन लोगों को? माँ की बेनियाजी सवेरा को मज़ीद तपा गई थी। मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ, बिला वजह इनकार कर दूँ। उन्होंने फिर लम्हा भर को आँख उठाकर इसे देखा था। माँ ऐसी क्या बात है? अहमर मेरा देवर, इसे अपना छोटा भाई समझती हूँ। कभी इस नज़र से नहीं देखा इसको और अब यूँ? सवेरा के लहजे में बेबसी थी। कभी कोई किसी को इस नज़र से नहीं देखता बेटा, थोड़ा गौर करो। वो अनाया का खून है। कोई और अनाया को वो तवज्जो शफ़क़त नहीं दे सकेगा जिसकी अनाया को ज़रूरत है, जो अहमर और बाकी ख़ानदान दे सकता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? मैं क्या सारी उम्र तुम्हें यूं ही रखूँगी अपनी दहलीज़ पर? मेरे बाद तुम और अनाया अकेली कैसे रहोगी? कभी सोचा है? उन्होंने अब आसान से इसे समझाने की कोशिश की थी। अम्मी अब कहाँ जा रही हैं? मैं क्यों नहीं रह सकती? आप भी तो रहीं ज़िंदगी भर अकेली। सवेरा बाकायदा जरह पर उतर आई थी। नाहिद बेगम ने अब लैपटॉप बंद किया और पूरी तवज्जो इसकी तरफ की। सवेरा, मेरी बात अलग है। जब मैं बेवा हुई तो 35 बरस की थी। मेरे वालिद तुम्हारे नाना हयात थे। उनका जमा जमाया स्कूल था। मैं उनके साथ स्कूल में शामिल हो गई। मेरे पास ना फुर्सत थी ना ज़रूरत। अब्बू को अल्लाह ने इतनी उम्र दी कि हमने मर्द के बग़ैर वाली मुश्किलात नहीं देखी। और अब तो मैं ख़ुद भी एक मर्द जैसी हो गई हूँ। पर मेरा बच्चा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। तुम अकेली नहीं, एक बच्ची भी है तुम्हारे साथ, और तुम 25 की भी नहीं हुई अभी। ये माशरा अकेली औरत के लिए जंगल से कम नहीं। अगर तुम अनाया के चचा से शादी नहीं करना चाहती तो ना करो। मैं कहीं ना कहीं तो तुम्हारी शादी ज़रूर करूँगी, ये बात याद रखना। इस रिश्ते से मना करोगी तो फिर मैं जहाँ मुनासिब समझूंगी वहाँ तय कर दूँगी, पूछूंगी भी नहीं। उन्होंने खामोश देखकर सवेरा को घेरा। वह सर झुकाकर बैठी अपनी तकदीर पर शिकवा करना थी। सवेरा मेरी जान, ख़ुद को संभाल लो। अब 3 साल हो गए हैं साकिब को इस दुनिया से गए। अनाया पर तवज्जो दो, इसे तुम्हारी ज़रूरत है। इस दिन का वाक़या याद है ना, कैसे वो चोर अपार्टमेंट में घुस आया था?
وہ تو پتہ نہیں کون تھا اور کس مقصد کے تحت آیا تھا. سوچو کوئی اور ہوتا تو میں کوئی نقصان پہنچاتا تو کیا کرتی تم اور کیا کرتی میں. اس کے بعد شفٹنگ کے کتنے مسائل سے گزرے. کیا وہاں رہنا مناسب تھا؟ ہم اکیلی خواتین کے لیے. میں اب اکیلے نہیں رہنے دے سکتی تمہیں. میں اب تمہاری ذمہ داری اکیلے نہیں اٹھا سکتی. ڈر لگنے لگا ہے مجھے حالات سے. دوسرے دن صبح اس نے اپنی ماں کو وہ واقعہ بتایا تھا. سویرا نے وہ رات یاد کرتے ہوئے جھرجھری لی تھی. امی آپ کالے چور سے میری شادی کر دیں مگر احمر سے نہیں. وہ میرے بھائیوں جیسا ہے. ناہید بیگم کو ناممکنات میں سے ہی لگتا کہ احمر کے علاوہ کوئی عنایا کو خوش دلی سے قبول کرے گا. انہوں نے سویرا کی اس بات پر سر پکڑ لیا. سویرا ابھی تک اپنے شوہر کی وفات کے صدمے سے نہیں نکل سکی تھی. پر وہ جلد یا بدیر سویرا کی شادی تو ضرور کریں گی. یہ وہ ٹھان چکی تھیں. عاطف مجھے ایک کام سے نکلنا ہے. ابھی کوئی اہم کام تو نہیں ہے؟ یاور نے مصروف سے انداز میں اپنے کچھ کاغذات لاک کرتے ہوئے عاطف سے پوچھا. نہیں سر کوئی ایسا خاص کام نہیں. عاطف نے ذرا سوچتے ہوئے کہا. آپ کہاں جا رہے ہیں؟ زہیب کی کال تھی. اس کی پرنسپل نے بلایا. زہیب اس کے ٹرسٹ کا ایک بچہ تھا جو 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا. اس سے پہلے یاور کو کبھی یوں نہیں بلایا گیا تھا. دیر لگے گی آپ کو؟ عاطف نے پوچھا. لگنی تو نہیں چاہیے یاور نے نکلتے ہوئے کہا. جا کر ہی پتہ چلے گا. وہ کہتا وہ نکل گیا تھا. اس خوبصورت عمارت کے سامنے گاڑی روک کے اسکول کے اندر داخل ہو گیا. اس نے آنے کا بتایا تو اسے کچھ دیر انتظار کا کہا گیا. وہ بیٹھا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا جب اسے پرنسپل کے آفس جانے کا کہا گیا. وہ اجازت لے کر اندر داخل ہوا. سامنے ایک بڑی عمر کی نفیس اور گریسفل سے خاتون تشریف فرما تھیں. یاور نے انہیں بیٹھتے ہوئے سلام کیا. ماشاء اللہ آپ تو کافی ینگ ہیں. زہیب سے اس کی گارجین کا سن کر تو میں سمجھی تھی کوئی بزرگ ہستی ہوں گے. ان کی اس بات اور بے تکلفانہ رویے پر یاور ذرا سا مسکرایا. ویل میم آپ کا اندازہ صحیح ہے. ٹرسٹ کے ٹرسٹی تو میرے محترم ٹیچر انیس ملک ہیں. وہی اصل گارجین ہیں وہاں کے. وہ پچھلے 2 ماہ سے کشمیر گئے ہیں اپنی فیملی کے پاس. ان کی غیر موجودگی میں تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز نے مجھے فی الحال ان کی جگہ دی ہے کیونکہ تمام ہی سینئر ممبرز آؤٹ آف رینج ہیں اگلے کچھ ماہ تک. اور یاور نے ان کی حیرانی دور کی. ویل آپ کے ٹرسٹ کا اتنا نام تو میں نے نہیں سنا تھا پر کام یقیناً قابل ستائش ہے. جو ہمارے اسکول میں بھی وہاں کے بچے پڑھائے جا رہے ہیں. ہمارے پاس بچوں کی ہائر ایجوکیشن کے لیے ورک پلانز موجود ہیں جس میں ان کے لیے کام کے ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھنا آسان ہوگا. اس سے ان میں اساسی ذمہ داری بھی رہے گی. آپ کی دوسری آفر یہ اکثر رد کرنا نہیں چاہتا. ہمارے پاس اور بھی بڑی تعداد ہے ایسے بچوں کی جو کوئی ہنر سیکھنا چاہتے ہیں, چھوٹا موٹا کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ اس کار خیر میں شامل ہونا چاہیں تو خوش آمدید. مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹرسٹ تشریف لائیے تاکہ باقی بورڈ آف ڈائریکٹر سے مل سکیں. نیت اچھی ہو تو آپ جیسے مخلص لوگ خود ہی جڑ جایا کرتے ہیں. یاور نے مسکراتے جملہ مکمل کیا. آپ چائے لیں گے یا کافی؟ انہوں نے پوچھا. نہیں شکریہ کچھ نہیں. آپ میرا کارڈ رکھ لیجئے. آپ جب چاہیں ٹرسٹ وزٹ کر سکتی ہیں. نانو کب تک چلیں گے؟ وہ بھی بات کر رہا تھا کہ اس آواز پر رکا اور ٹھہر کر پیچھے دیکھا. اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا. وہ وہی بچی تھی. یاور کو یاد آیا ایئرپورٹ پر ملی تھی. بابا آپ وہی ایئرپورٹ والے بابا ہیں نا؟ ننھی عنایا نے یاور کو دیکھتے ہی پہچان لیا. اتفاق سے اس نے آج بھی ہلکے آسمانی اور گہرے رنگ میں چیک کی قمیض پہنی ہوئی تھی. یاور اس کے بابا کہنے پر پھر جھینپ گیا. یاور نے اپنا ہاتھ آگے کیا. کیسی ہو آپ؟ خوش اخلاقی سے بولا. میں ٹھیک ہوں. عنایا آپ وہاں بیٹھ جائیے ہم چلتے ہیں کچھ دیر میں. اسکول کی چھٹی ہو چکی تھی. گھر تو پیچھے ہی تھا اور عنایا اپنی نانی کے ساتھ جایا کرتی تھی. نانو آپ کو یاد آیا؟ عنایا نے اب نانی سے تصدیق چاہی. نہیں بیٹا. کیا آپ دونوں پہلے مل چکے ہیں؟ انہوں نے سادگی سے کہا. چہرے پر استحجاب تھا. ایئرپورٹ پر ملے تھے. اب اس نے تفصیل بتائی. انہیں اب بھی یاد نہیں آیا تھا. وہ مسکرا دی. آپ نے وہ چاکلیٹ کھائی تھی؟ یاور کو یاد آیا اس نے چاکلیٹ بھی دی تھی. ہاں کھا لی تھی اسی وقت. میں نے بھی چوئنگم کھا لی تھی. اس کو ایک بات یاد آئی. عنایا میں چلتا ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے. یاور عنایا کو مزید باتوں کے موڈ میں دیکھ کر بولا تھا. اتنی جلدی؟ کیا میں آپ سے دوبارہ مل سکتی ہوں؟ عنایا نے فوراً معصومیت سے پوچھا. ہاں کیوں نہیں. میڈم کے پاس میرا نمبر ہے. ہم کال پر بات کریں گے. ٹھیک ہے. یاور نے کہا تو وہ مان ہی گئی. یہ ٹھیک ہے نانو. مجھے بھی دینا نمبر. جی بیٹا. وہ مسکرائیں. عنایا آفس سے باہر نکل گئی. بیٹا میں معذرت خواہ ہوں. ناہید نے یاور سے عنایا کے اس قدرے بے تکلف ہونے پر معذرت کرنی چاہیے. ارے نہیں. یاور کو اس دن والی بھی ان کی معذرت یاد تھی اور وجہ بھی کہ عنایا کیوں یاور کو بابا کہہ رہی تھی. ایسی کوئی برا ماننے والی بات نہیں. آپ پریشان نہ ہوں. اجازت دیجیے. وہ ان سے اجازت لیتا آفس سے باہر نکل گیا.
यावर को लगता वो जितना रिश्ते बनाने से कतराता है, इतने ही रिश्तों की जंजीरें इसे अपनी तरफ खींचने को तैयार रहती हैं। अनाया के पास यावर का नंबर क्या गया, अब वो बाकायदगी से इसे फ़ोन करती, बेतकान बातें किया करती। यावर अनाया की बातें सुनकर बेसाख्ता मुस्कुरा उठता, वो इसे अपनी हर बात बताया करती। यावर ने अनाया की बातों से महसूस किया कि वो अपनी माँ की निस्बत अपनी नानी से ज़्यादा करीब है। वो अपनी माँ की कम ही बात करती। इसकी बातों का महवर ज़्यादातर नानी, खिलौने, कार्टून्स और स्कूल क्लास फेलोज़ होती। नाहिद बेगम ट्रस्ट विज़िट करने के लिए गई तो अनाया को भी साथ ही ले गई। वहाँ वो यावर से मिलकर बहुत खुश हुई। अक्सर काम के सिलसिले में जब भी नाहिद बेगम का ट्रस्ट जाना होता, वो अनाया को भी साथ ही ले जाती। अनाया निहाल हो जाती, वो यावर से बहुत अटैच हो गई थी। अनाया और नाहिद बेगम की बतौर ख़ास दावत पर वो इनकार नहीं कर सका, वहाँ जाने की हामी भर ली थी। उनका घर स्कूल से मुत्तसिल ही था, वसी बंगला स्कूल का था। यावर ठीक 5 बजे वहाँ पहुँचा तो मुलाजिम ने इसे ड्राइंग रूम में बिठाया था। ड्राइंग रूम के बराबर में शायद डाइनिंग रूम था। वहाँ खनकते बर्तनों से यावर ने अंदाज़ा लगाया, नानो बाबा बस आने वाले होंगे। अनाया की आवाज़ और लहजे में एक चहकार थी। मुलाजिम ने शायद अभी तक बताया नहीं था। यावर ने अनाया की आवाज़ सुनकर सोचा, अम्मी आप भी हद करती हैं। अनाया तो बच्ची है, पता नहीं कौन है, क्या करता है, आपने इसे घर भी बुला लिया। और अनाया अभी बाबा बाबा कहना बंद करो, नहीं है तुम्हारे बाबा अब इस दुनिया में। सवेरा की आवाज़ में गुस्सा और सख्ती थी। यावर सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ। सवेरा, बच्ची के सामने बोलते हुए अपने लफ्ज़ों पर गौर किया करो। कभी तवज्जो दी है बच्ची पर? हर वक्त साकिब की याद में खोई रहती हो। कभी होश आया तुम्हें कि तुम्हारी एक बेटी भी है? इसीलिए वो दूसरों में प्यार ढूंढती है, और कोई इसे ऐसा मिल गया जो इसको घड़ी भर को शफ़क़त और प्यार दे रहा है तो भी तुम्हें बुरा लग रहा है। और क्या तुम्हें मुझ पर भी भरोसा नहीं, या अपनी माँ को तुम इतना कम अकल समझती हो कि किसी भी राह चलते को घर बुला लूँगी? नाहिद बेगम ने सवेरा को अच्छा खासा लताड़ा था। कोई गैर कितना भी प्यार करे, वो इसके बाप की जगह नहीं ले सकता। और आजकल कोई कितना अच्छा नहीं होता कि दूसरों के बच्चों को बग़ैर मतलब प्यार करे। सवेरा का लहजा दो टोक था। सही कह रही हो तुम तो ज़िंदा होते हुए भी अपनी जगह पर मौजूद नहीं हो। सगी माँ होकर अपनी औलाद को प्यार नहीं दे सकती हो तो गैर कैसे दे सकते हैं? नाहिद ने बेटी पर तंज किया। नानो प्लीज़, वो आने वाले होंगे। अनाया ने सहम कर कहा था। वो सवेरा के गुस्से से डर कर अब यावर को बाबा कहने से डर रही थी। यावर ये सब सुनने के बाद यहाँ नहीं रुक सकता था। फ़ौरन ड्राइंग रूम से निकलकर गेट की तरफ बढ़ गया। नाहिद वहाँ ही तो देखा यावर जा चुका था, जबकि इसके चॉकलेट्स, आइसक्रीम के तोहफे वहीं रखे थे। अनाया यावर को ना पाकर अफसुर्दा सी हो गई। नाहिद समझ गई कि उसने सवेरा की बातें सुन ली हैं। नाहिद ने माजरत के लिए यावर का नंबर मिलाया। यावर ने फ़ोन उठाया। उनकी माजरत सुनते हुए यावर ने जवाब दिया, इट्स ओके। उनकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। मुझे असल में एमरजेंसी में कहीं जाना पड़ा, इसीलिए मैं बग़ैर बताए वहाँ से निकल आया। माजरत खाऊँ, फिर किसी वक्त हाजिर हो जाऊँगा। उसने सहूलत से कहते हुए फ़ोन रखा। यावर वहाँ से निकलकर करीब ही एक रेस्टोरेंट में बैठ गया। वो अनाया के बारे में ही सोच रहा था। कभी कभी वो इसे अपनी जैसी ही लगती। वो भी तो ऐसा ही था, मासूम और तन्हा, माँ बाप के होते हुए अकेला। अभी वो सोच ही रहा था कि इसका फ़ोन बजा। अनाया कॉलिंग। वो मुस्कुराया। फ़ोन नंबर तो मैडम नाहिद का ही था, मगर महफूज अनाया के नाम से था। जी अनाया, आई एम सॉरी, मुझे जाना पड़ा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। आप मामा और नानों से ज़िद नहीं करना। अनाया चुप रही। इसके लहजे की चहकार और खुशी गायब थी। इसका मूड शदीद ख़राब लग रहा था। बाबा आई एम सॉरी, मामा ने आपको बुरा कहा। मैंने आपकी गाड़ी देख ली थी बालकनी से जाते हुए। आपने सब सुन लिया था ना? अनाया को बहुत बुरा लगा था। कोई बात नहीं बेटा, मुझे बुरा नहीं लगा। वो ठीक कह रही थी। अगर आप किसी और से यूँ मिलो जिसको मैं नहीं जानता तो मैं भी आपको मना करूँगा। यावर ने नहायत रसान से बात को खुद पर और अनाया पर रख कर समझाया। मामा मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, ना कभी बातें करती हैं, बस तस्वीर वाले बाबा को याद करती रहती हैं। अनाया का ये कहना था कि यावर का दिल दुख से भर गया। वो अनाया की इस कैफियत को अच्छी तरह समझ रहा था, पूरी शिद्दत से, क्योंकि वो इससे भी बुरी सूरत हाल से गुजर चुका था। अनाया, ऐसे नहीं कहते बेटा, वो परेशान हैं इसलिए ऐसा करती हैं। उनके पास भी कोई नहीं है ना। आप रोना बंद करो और आराम करो। मैं शाम में आपसे बात करता हूँ, ओके? यावर ने इसे समझाया। जी बाबा, थैंक यू।
अनाया अब काफ़ी हद तक बहल चुकी थी। इसने फ़ोन बंद कर दिया। यावर ने गहरी सांस ली। मोबाइल इसके हाथ में ही था। इसने फिर वही नंबर खोला जो इसने दुआ के नाम से महफूज किया हुआ था। वो कई बार इस लड़की से बात करना चाहता था, पर हर बार किसी न किसी वजह से इसने अपना इरादा तर्क किया था। हाँ, इसे एतराफ़ था कि इसे इस लड़की से मोहब्बत हो गई थी, मगर कोई था जैसे इस वक्त सबसे ज़्यादा यावर की ज़रूरत थी। मोहब्बत शायद मेरे लिए है ही नहीं। इसने कुछ सोचकर मोबाइल नीचे रखा। वो एक फ़ैसले पर पहुंच चुका था। यावर ने नाहिद बेगम से बात की तो वो यावर की इस गैर मुतवक्के बात पर जी भर कर हैरान हुई। बेटा, बहुत थोड़े से दिनों में परवान चढ़ने वाली तुम्हारी और अनाया की मोहब्बत को मैं जानती हूँ। तुम्हारी नेक नीयती और खुलूस पर मुझे ज़रा शक नहीं। तुम खुद इस दर्द से गुजरो, सो इसका दर्द समझते हो। ये सब बातें अपनी जगह। मैं तुम्हें किसी इम्तहान में नहीं डालना चाहती। या अनाया की मोहब्बत में किया गया जज्बाती फ़ैसला ना करो। अनाया को ही नहीं, तुम्हें मेरी बेटी को भी कबूल करना पड़ेगा, जो कि बहुत हठ धर्म और ज़िद्दी हो चुकी है। तुम्हें इसके साथ एडजस्ट होने में बहुत दुश्वारी होगी। वो अभी तक इस हादसे से नहीं निकल सकी, यहाँ तक कि अपनी औलाद को भी फरामोश कर दिया इसने। वो कहकर रुकी, मैं तुम्हारे जज्बात की दिल से कदर करती हूँ। आंटी, मैं ज़िंदगी में कभी भी जज्बाती नहीं हुआ। जो कुछ अनाया देख रही है मैं सब देख चुका हूँ। मुझे लगता है कि अनाया को मेरी ज़रूरत है। आपको वैसे भी सवेरा की शादी करनी है। कहीं ना कहीं वो अक्सर यावर के सामने सवेरा की शादी का जिक्र कर चुकी थी, अहमर के रिश्ते का भी। तो मैं क्यों नहीं, जबकि आप जानती हैं मैं ये शादी अनाया की वजह से कर रहा हूँ। तो ज़ाहिर है इसकी माँ भी मेरे लिए काबिल कबूल होगी, और मुझे यकीन है कि हालात और इंसान हमेशा एक जैसे नहीं रहते। वो ज़रूर ठीक हो जाएंगी। वो रुक कर उनके जवाब का इंतज़ार करने लगा। यावर, मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दो बेटा, उन्होंने धीमे से कहा। जी ज़रूर, आप वक्त लीजिए, अच्छी तरह सोच कर फ़ैसला कीजिए। आपकी इजाज़त होगी तो मैं अपनी फैमिली को आपके यहाँ आने के लिए कहूँगा। बेटा, जल्द बताती हूँ इंशाल्लाह, उन्होंने कहकर फ़ोन रख दिया। नाहिद बेगम ने ये बात सवेरा के सामने की तो वो हत्थे से ही उखड़ गई। अम्मी, आप हद करती हैं, जान ना पहचान। अब आप इस आदमी से मेरा रिश्ता तय करना चाहती हैं जिसको मिले हुए जुमा 8 दिन हुए हैं। सवेरा का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या कर लेती। सवेरा जो घर का लड़का था, जिसको हम हमेशा से जानते थे, तुम्हें वहाँ भी एतराज़ था, अब यहाँ भी एतराज़ है। याद करो, तुमने कहा था कि किसी चोर से भी करेंगी तो कर लूँगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। मैंने काफ़ी मालूमात कराई हैं। यावर एक सेल्फ मेड इंसान है, कोई ससुराल का झंझट भी नहीं। वैसे अब तो वो तुमसे डर ही लगता है। शुक्र करो कि कोई बखुशी अनाया को अपनाने को तैयार है। समझो कि आज के दौर में तो ये मौजज़ा है कि कोई तुम्हारी बेटी की वजह से तुमसे शादी करने को तैयार है। यावर ने तो तुम्हें देखा तक नहीं, इसने तो अनाया की मोहब्बत में ही फ़ैसला किया है। दिमाग ख़राब है तुम्हारा। तो मैं तो शुक्र अदा करते नहीं थक रही कि बेयाही एक बच्ची की माँ को कबूल करने को तैयार है कंवारा लड़का। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, मैं इसे हाँ कर रही हूँ। तुम अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करो। ये नहीं तो फिर अहमर के लिए, दोनों में से किसी एक के लिए मुझे कल तक जवाब दो। फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो कहकर फ़ौरन वहाँ से चली गई और सवेरा अपना सर थाम कर रह गई। यानी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। वो किसी तरह अहमर से तो शादी नहीं कर सकती, ये बात तो साफ थी। और यावर नामी वो अजनबी शख्स, इसे सोच कर इसके हलक में कड़वाहट घुल जाती। मगर अम्मी, वो तो नहीं मानेंगी। दूसरी सुबह वो एक और बहस करने के मूड में थी कि नाहिद बेगम ने बहुत सख्त लहजा अपनाया। सवेरा, मुझे दोनों रिश्तों में से एक बताओ। फ़ाइनल करना है मुझे। मैं अब तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकती, फिर तुम्हारे साथ एक बच्ची भी है। समझो वक्त की नज़ाकत को बेटा। कब तक यूँ अकेली रहोगी? मुझे कुछ हो गया तो क्या करोगी? रोज़ रोज़ अच्छे लोग नहीं मिलते, और कभी तो पूरी ज़िंदगी भी नहीं मिलते। तुम और अनाया खुशकिस्मत हो जो यूँ वो लड़का तुमसे शादी पर रजामंद है, जबकि मैं इसे तुम्हारी जहनी हालत भी बता चुकी हूँ। सवेरा पसीने में शराबोर अपनी नम हथेलियों को कभी खोलती कभी बंद करती थी। इसके लिए बेहद दुश्वार था यूँ साकिब को भूल कर आगे बढ़ना। अम्मी, मैं साकिब की यादों के सहारे ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। सवेरा का लहजा हद से ज़्यादा कमज़ोर था। इसे खुद भी यकीन था कि इसकी माँ इसकी एक नहीं सुनने वाली। बराए मेहरबानी अमली बातें करो। सारी ज़िंदगी मैं नहीं रहूँगी तुम दोनों के साथ। अनाया तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपना नहीं तो इस बच्ची का ही सोच लो। उन्होंने बेबसी से कहा। ठीक है, फिर आपको जो बेहतर लगे कीजिए। सवेरा ने आंसू पोंछे। सवेरा ने बिलाखिर हथियार डाल ही दिए। नाहिद बेगम ने सुख का सांस लिया। वो यकदम हल्की फुल्की हो गई। मैं अहमर से तुम्हारी शादी करना चाहती थी, मगर तुम वहाँ राज़ी नहीं, तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। यावर बहुत अच्छा लड़का है, फिर उसने अनाया की वजह से ख़ुद तुम्हारा हाथ मांगा है।
अनाया भी इसे अपना समझती है। इन दोनों को जो ताल्लुक़ इस्तवार हो चुका है, इससे तुम्हें आगे बढ़ने में सहूलत होगी। मैं चाहती हूँ सब तय होने से पहले तुम एक बार इससे मिल लो, नाहिद ने सवेरा को समझाते हुए कहा। आपने फ़ैसला कर ही लिया तो ठीक है, मुझे किसी से नहीं मिलना। मैं शादी तो कर रही हूँ, मुझे मुश्किल होगी। बहुत पहले ही आपको बता रही हूँ। वो अपनी हठ धर्मी पर कायम थी। तस्वीर देख लेना। उन्होंने ज़्यादा ज़िद नहीं की, मुबादा वो फिर ना मुकर जाए। नहीं देखनी कोई तस्वीर। सवेरा का लहजा न पतोला था। आपके कहने पर कर रही हूँ ये शादी, खुशी से नहीं। तो फिर जो भी हो, जैसा भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो कहकर अपने कमरे में बंद हो गई। नाहिद बेगम ने यावर को फ़ोन करके कहा कि वो अपनी फैमिली को जब चाहे भेज सकता है। और फिर वही हुआ। वहीद मामू के बेशुमार एतराज़ात, लेकिन यमुना यावर की अनाया से इस मोहब्बत को अच्छी तरह समझ सकती थी। उसका जज्बा काबिल तहसीन था। निकाह के तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए थे। नाहिद बेगम ने यावर से कहा कि वो सवेरा से मिलना चाहे तो मिल सकता है। यावर को मिलने का तजस्सुस नहीं था, सो इसने मना कर दिया। अपने व्हाट्सएप पर सवेरा की तस्वीर नाहिद बेगम के नंबर से मिलने पर यावर देखता ही रह गया। वो हैरत बेयकीनी किसी कैफियत में सरशार हो गया। इसके लिए अपनी इस कैफियत को छुपाना बहुत मुश्किल था। इसकी नीयत सच्ची थी। अपनी वाहिद दोस्त यमुना को जब इसने सब बताया तो वो भी शशरा रह गई। ऊपर वाला किस तरह असबाब बना देता है मिलाने के लिए, उसके दिल से निकला था। वो यावर के लिए सच्चे दिल से खुश थी। मोहब्बत की नई उमंगें, किसी की कहानी को दिलकश रंगों से सजाने, रोज़ो शब को अपने खलूस से महकाने के आरज़ू लिए यावर सफ़ेद कुर्ते पाजामे पर डार्क ब्राउन वेस्ट कोट पहने तैयार था। तो वहीं वो सब्ज़ रंग की लंबी कमीज़ पर सफ़ेद मोतियों और कढ़ाई के नफीस काम के साथ प्लाजो और जॉर्जेट के दुपट्टे में नफीस मेकअप के लिए किए दुल्हन बनी तैयार थी। इसे लग रहा था वो साकिब की अमानत में ख़यानत कर रही है। अपने कमरे में जब गुलाब के फूलों से सजे हुए बेड पर इसे बिठाया गया, इसका सांस उखड़ने लगा। वो फ़ौरन वहाँ से उठ गई। इसका बस नहीं चलता था कि अपने हिनाई हाथों को काट डाले। मेहंदी भी इसने हज़ार हुज्जतों के बाद माँ के कहने पर लगाई थी। साकिब के दुनिया से जाने के बाद वो पहली बार सजी थी, वो भी दुल्हन बनने के लिए। वो अब रो रही थी। रोते रोते नीचे बेड के किनारे से लग कर बैठ गई। इसका सर झुका हुआ था। यावर ने अंदर आने से पहले दरवाज़ा खटखटाया, पर इसको कहाँ होश था। वो वहीं गुमसुम सी बैठी रही। यावर कोई जवाब ना पाकर खुद ही अंदर आया। नज़र दौड़ाने पर भी दुल्हन कहीं नज़र ना आई। सिसकी की आवाज़ पर इसकी नज़र बेड के कोने पर पड़ी। बिल्कुल इसी तरह जब यावर सवेरा से पहली बार मिला था, एक चोर की तरह आज भी सवेरा इसी तरह बैठी थी। वो अब भी सर झुकाकर रो रही थी। इसे होश ही नहीं था कि कोई कमरे में आया है। यावर इसके पास खुद भी एड़ियों के बल बैठ गया। इसने सवेरा के दोनों हाथ अपने हाथों में थामे, जो बिल्कुल सर्द बेजान से महसूस हो रहे थे। मैं यावर हूँ, तुम ठीक हो? सवेरा की हालत इसके चेहरे से आया थी। फैली हुई लिपस्टिक, बिखरा हुआ काजल, चेहरे पर नोहा कना आंसुओं की लकीरें, पेशानी पर उल्टा टीका। यावर के खैरियत पूछने पर सवेरा ने नज़रें उठाईं और वो साकित ही हो गई। वो यावर को लम्हे के हज़ारवें हिस्से में पहचान गई थी। वो इसका चेहरा कभी नहीं भूल पाई थी। वो जब भी इसे याद आता वो खौफज़दा हो जाती थी। और अब यूं वो सामने बैठा था इसके शौहर के रूप में। तुम? सवेरा को जैसे करंट सा लगा। इसने अपने दोनों हाथ एक झटके से यावर के हाथों से छुड़ाए, ऐसे कि फ़ज़ा चूड़ियों के शोर से खनखना उठी। तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? अम्मी? वो बोली तो इसकी आवाज़ में लर्जिश थी, जैसे बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। अम्मी? वो वहाँ से निकलकर दरवाजे की तरफ जाना चाहती थी, मगर कैसे? सामने तो यावर था। जब तक वो खड़ा था वो वहाँ से नहीं निकल सकती थी। काम डाउन, मैं यावर हूँ, तुम्हारा शौहर। यावर की आंखों और होंठों पर नर्म सा तासुर था। शादी हुई है अभी हमारी। यावर ने दोबारा इसके हाथ पकड़े। वो बिल्कुल ऐसी नहीं तो इससे मिलती जुलती सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुमने कैसे किया? कौन हो तुम? क्या चाहते हो तुम? तुम वही चोर हो। तुमने क्या जादू किया अम्मी पर, अनाया पर? मुझसे मेरी अम्मी और बेटी छीन ली। मुझसे शादी पर उन्हें राज़ी किया कैसे? कौन हो तुम? सच बताओ। उस दिन क्या लेने आए थे? आखिर तुमने इस सब किस मकसद के तहत किया है? वो यावर को अब दोनों हाथों से दीवाना वाल धकेल रही थी। जो मुंह में आ रहा था बोल रही थी, रिलैक्स सवेरा, मेरी बात सुनो। तुम इस वक्त अपने हवासों में नहीं हो, मेरी बात सुनो प्लीज़। यावर ने नरमी से इसे संभालना चाहा। नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मैं यहाँ नहीं रह सकती, इस कमरे में। तुम यहाँ नहीं रह सकते, जाओ यहाँ से। ओके। यावर ने अपने हाथ सवेरा के हाथों से हटा लिए। मैं बाहर जाता हूँ। जाओ, खुदा के लिए निकल जाओ। अम्मी को बुला दो, खुदा के लिए। सवेरा कहते कहते यावर के बाजुओं में झूल गई। वो कई दिन के मुसलसल जहनी दबाव में थी।
यावर को देखकर इसे शदीद शौक लगा था। यावर ने ये सब बेबसी से देखा। इसने इसे एहतियात से सहारा देकर बेड पर लिटा दिया। उसने साइड टेबल पर पड़े गिलास में पानी निकाला। सवेरा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। वो ज़रा सा कुसमुसाई। यावर ने इसके दोनों हाथों से चूड़ियाँ उतारी। इसे उठाने की कोशिश की। वो होश में आकर, तुम यहाँ से जाओ। वो नीम गनूदगी में भी यही जुमला बार बार दोहरा रही थी। वो कुछ दुखी सा इसे वहीं छोड़कर कमरे का दरवाज़ा हल्का सा भेड़ कर बाहर आकर बालकनी में खड़ा हो गया। आसमान पर गहरी रात का सकूत तारी था। आधी रात में पूरा चांद निकला हुआ था। फिर भी हिजर की तशनगी से कतरा कतरा रात पिघल रही थी। तुम वही चोर हो। इसकी समात में यही जुमला गूंज रहा था। यावर को पहली इन सब बातों की तवक्को तो थी, फिर भी वो अब बेहद जहनी तनाव में आ चुका था। करे भी तो क्या। इसने गहरी सांस लेकर सोचा। इसने अपने लिए चाय बनाई, फिर वहीं सोफे पर दराज हो गया। वो थका हुआ था, जल्द ही से नींद ने आ लिया। काफ़ी देर के बाद यावर की आंख खोली तो बेख्तियार सवेरा के कमरे की जानिब गया। वो बेड पर नहीं थी। इसने देखा वो नीचे जाए नमाज पर बैठी रो रही थी। यावर इसे ठीक देखकर दोबारा बाहर आकर बैठ गया। इसने सिगरेट सुलगाई। कुछ देर बाद यावर को आहट महसूस हुई। मुड़कर देखा, सवेरा दरवाजे की ओर से झांक कर इसको ही देख रही थी। सवेरा दरवाज़ा बंद करके अंदर चली गई। 10 बजे के करीब डोरबेल बजी। नाहिद आई थी नाश्ता लेकर। अनाया भी साथ थी। नाहिद अनाया को आहिस्ता आहिस्ता समझाती रही थी कि वो यावर और सवेरा अब साथ रह सकते हैं। वो इस बात पर बेपनाह खुश थी। अभी भी वो ये सोच कर आई थी कि यहाँ यावर भी होगा और अब वो लोग एक साथ रहेंगे। जब 2 बार बेल बजाने पर भी दरवाज़ा नहीं खोला तो नाहिद ने यावर की दी गई चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गई। सामने सोफे पर यावर सोया हुआ था। सवेरा का बेडरूम बंद था। उन्होंने बेख्तियार तासुफ से नफ़ी में सर हिलाया। अनाया, आप यहाँ बैठो, मैं मामा को उठाती हूँ। उन्होंने कहते हुए बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया। सवेरा, सवेरा। साथ ही उन्होंने आवाज़ दी ताकि उसे इल्म हो जाए कि वो आ चुकी हैं। सवेरा ने उनकी आवाज़ सुनते ही लपक कर दरवाज़ा खोला। अम्मी, वो कहते ही फूट फूट कर रोती। बाहर अनाया यावर को उठा चुकी थी। यावर नीम गनूदगी में बैठा अनाया की बात सुन रहा था कि सवेरा के रोने से इसकी तवज्जो कमरे की तरफ गई। वो सख्त परेशान हुआ। बिला वजह शर्मिंदगी से होने लगी। क्या सोचेंगी वो कि कितनी नादान लड़की है ये। यावर ने बहुत कोफ्त से सोचा था। अनाया, बैठो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ। वो वॉशरूम में चला गया। अम्मी, आपने क्या सोचकर मेरी शादी एक चोर से कर दी? आपने क्यों किया ऐसा? सवेरा बगैर रुके बोले जा रही थी। नाहिद को बहुत हैरत हुई इसकी इस बात पर। मेरा यकीन करें, मैं गलत नहीं कह रही। ये वही चोर है जो इस रात घर में कुछ चुराने आया था। मत मारी गई है तुम्हारी। ऐसा नहीं हो सकता। सवाल ही पैदा नहीं होता। सोच समझ कर बोलो। अब एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस रिश्ते से बचने के लिए ऐसे इल्ज़ाम भी लगा सकती हो। नाहिद ने इसे बुरी तरह डपटा तो सवेरा अपनी माँ के सख्त रवैये पर हैरान रह गई। अपना हुलिया दुरुस्त करो, बाहर आओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। उन्होंने सवेरा को सर्जनिश करते हुए बाहर आने का कहा। सवेरा ने अपने आंसू पोंछे। तुम अम्मी की आंखों पर पट्टी बांध सकते हो, मेरी नहीं। वो सबूत के साथ अपनी माँ को यकीन दिलाएगी इसने तहैया किया और कपड़े तब्दील करके फ़्रेश होकर बाहर आई। नाहिद मेज़ पर नाश्ता लगा चुकी थी। यावर भी फ़्रेश होकर वहीं बैठा हुआ था। अनाया यावर से बातें कर रही थी। आप मुझे घुमाने ले जाएंगे? अनाया ने नाश्ते के दौरान एतमाद से पूछा था। यावर ने जवाब देते हुए नाहिद को देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। ज़रूर लेकर जाना, अनाया और सवेरा दोनों को। क्यों सवेरा? उन्होंने तेज़ आवाज़ में सवेरा को पुकारा। सवेरा ने यावर की तरफ देखते हुए हल्का सा सर हिलाया। सवेरा की नज़रों में जो यावर को खा जाने वाला मफ़हूम था वो अच्छी तरह समझ रहा था। वो संजीदगी से चुपचाप सर झुकाकर नाश्ता करता रहा। नाहिद दोपहर तक वहीं रही। फिर वो अपने घर चली गई। अनाया और सवेरा वहीं थे। अनाया आज बहुत खुश थी। इसकी एक एक हरकत इसकी खुशी को जाहिर कर रही थी। कभी अंदर कमरे में सवेरा के पास जाती, कभी बाहर यावर के पास आती। मामा आपसे बात नहीं करती? मामा आपको पसंद नहीं करती ना? अनाया माँ से डरती थी, सो यावर से ये सवाल किया। यावर अनाया के मुशाहिदे पर ठटका। वो चुप ही रहा। बहुत देर खेलने के बाद थक हार कर वो सो गई थी। यावर सोच रहा था कि क्या करे, यहाँ रहे या कहीं बाहर निकल जाए। सवेरा तो इस काबिल थी नहीं कि इससे कोई बात भी की जाती। वो तो इसकी कोई बात सुनने को तैयार भी नहीं थी। शाम ढल चुकी थी जब अनाया उठकर इसके पास आ गई। सवेरा किसी काम में लगी थी, शायद अपना कमरा ठीक कर रही थी। बाबा, हम कब जाएंगे बाहर?
अनाया बेटा मुझे थोड़ा सा काम है, फिर चलते हैं। यावर को कोई काम नहीं था, वो महज इसे टाल रहा था। वो सवेरा की वजह से परेशानी में था। आपने प्रॉमिस किया था, अब तो आप मेरे बाबा भी बन गए। अनाया ने इतने प्यार से कहा कि यावर ने बेख्तियार इसका हाथ चूमा। बाबा आप प्रॉमिस करें कि आप मामा जैसे नहीं बनेंगे। अनाया ने कुछ ऐसे लहजे में कहा कि अब यावर इसको मना नहीं कर सकता था। कोई कहीं नहीं जाएगा। अनाया मेरे पास आओ, अंदर होमवर्क करना है। सवेरा ने यावर पर एक कटीली निगाह डालकर ज़बरदस्ती अनाया को खींचना चाहा। वो मैरून रंग के कुर्ते पाजामे में मलबूस, जज्बात से आरी स्पाट चेहरा लिए काफ़ी अच्छी लग रही थी। सुनहरी खूबसूरत रेशमी बाल कमर पर पड़े थे। 1 मिनट, यावर ने अनाया का हाथ सवेरा से छुड़ाया। अनाया आप होमवर्क कर लो, फिर हम चलते हैं। ये कहीं नहीं जाएगी, कल स्कूल जाना है, इसको जल्दी सोना है। यावर को अब सवेरा पर गुस्सा आ रहा था। वो इसके साथ जो चाहे करती फिरे, मगर बच्ची के साथ बिला वजह ऐसा रवैया। अभी रात होने में काफ़ी वक्त है। यावर ने सवेरा को देखते हुए कहा। अनाया आप होमवर्क करो, फिर चलते हैं। अब की बार यावर का लहजा दो टोक था, जैसे अब वो सवेरा की एक नहीं सुनेगा। इसने कहते हुए काटदार नज़र सवेरा पर भी डाली। यावर का अंदाज़ ऐसा था कि सवेरा हिल नहीं सकी, पाँव पटकती वहाँ से चली गई। काफ़ी देर बाद भी अनाया बाहर नहीं आई तो यावर ने दरवाजे पर दस्तक दी। एक्सक्यूज़ मी, आपका पड़ोसी नहीं हूँ मैं जो आप दरवाज़ा बंद करके बैठी हैं। भेजें अनाया को बाहर, हमें देर हो रही है। यावर ने दरवाज़ा बजाते हुए आवाज़ भी दी। यावर के पुकारती अनाया बाहर आ गई थी। उसने अंदर झांका। सवेरा इसी सोग में बैठी थी जिसका जवाब अब ख़त्म हो चुका था। हम 1 घंटे तक आएंगे, कुछ चाहिए तुम्हें? यावर ने पूछा तो सवेरा ने जवाब दिए बगैर यावर को महज घूरा। ओके हम जा रहे हैं, तुम मातम जारी रखो। यावर ने कहते हुए अनाया को गोद में उठाया और चला गया। सवेरा इसकी बेनियाजी पर आग बगोला ही हो गई। इसने अपनी माँ का फ़ोन मिलाया और सारी बात उनके गोशो गुजार की कि कैसे यावर ने सवेरा पर अपना रौब जमाना शुरू कर दिया है और बग़ैर इसकी इजाज़त के वो इसे बाहर ले गया। सवेरा, यावर तुम्हारा शौहर है। अनाया के लिए इसकी नेक नियति पर मुझे कोई शक नहीं। तुम्हारे घर में अब जो भी हो मुझे फ़ोन नहीं करना। उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। सवेरा बेबसी से फ़ोन को तकती रही। तकरीबन 1.5 घंटे बाद यावर और अनाया वापस आए। वो दोनों खाना खा कर आए थे और सवेरा के लिए लेकर आए थे। अनाया ने आकर सारी तफसील सवेरा को सुनाई। सवेरा इसे खशमगी निगाहों से तकती रही। यावर कॉमन रूम की बालकनी में ऐसे ही खड़ा टाइम पास कर रहा था। तुम अपने आप को समझते क्या हो? सवेरा अनाया को सुलाकर फारिग हुई तो सीधी यावर के पास आई। वो हाथ बांधे इसके मुकाबिल खड़ी थी। यावर ने मुड़कर इसको सवालिया नज़रों से देखा, जैसे कहना चाहता हो अब किस बात पर लड़ने आई हो? तुम अनाया और अम्मी को बेवकूफ़ बना सकते हो, मुझे नहीं। मुझे सच बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा? यूँ हमारी यावर की खामोशी इसको मज़ीद बहादुर बना रही थी। यावर इसको कुछ देर घूरता रहा, फिर वहाँ से जाने लगा और इस वक्त सवेरा से कोई बात करने के मूड में नहीं था। जवाब दो, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं यावर हूँ, जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इतने भोले बनकर क्या साबित करना चाहते हो तुम कि तुम वो नहीं हो जो उस रात को आए थे कूद कर अंदर? सवेरा ने बालकनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। सवेरा के चेहरे पर गुस्सा था। यावर ने इसे गौर से देखा, थोड़ा सवेरा के करीब हुआ। हाँ मैं इतराफ़ करता हूँ, मैं वही हूँ जो उस रात अंदर आया था, वही चोर। यावर ने सवेरा की तरफ देखकर एक एक लफ्ज़ को पर जोर देते हुए इसी सरगोशी में कहा जिस सरगोशी में वो इस रात बात कर रहा था। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। यावर का अंदाज देखकर दिल बुरी तरह धड़का। एक बार फिर खौफ में मुब्तला हो गई। एक सनसनाहट थी जो इसके पूरे बदन में दौड़ गई। यावर कहकर रुका नहीं। सवेरा अपना दिल संभालती उसे जाता देखती रही। शादी के 3 दिन बाद ही ज़िंदगी अपनी रूटीन पर आ गई थी। इन दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि अभी उनकी शादी हुई है। सवेरा ज़िद्दी और हठ धर्म थी तो यावर बेनियाज। यावर ने अपनी मोहब्बत का इतराफ़ तो कुछ जिक्र तक ना किया। सवेरा यावर को हरगिज़ कोई रियायत देने को तैयार नहीं थी। फिर उस दिन वाला वाक़या सवेरा को नहीं भूला था। वो इसी के तनाज़ुर में यावर को परख रही थी। यावर भी बज़ाहिर इसके मामले में हद से ज़्यादा लापरवाह बना रहता। अलबत्ता अनाया के साथ इसका रिश्ता दिन ब दिन गहरा होता जा रहा था। वो ऑफिस से आकर ख़ुद इसे पढ़ाता, शाम के स्नैक्स इसे खुद बना कर देता। बाबा मुझे आपका फ़ोन चाहिए, अनाया नाज से कहती। यावर फ़ौरन अपना फ़ोन इसके हवाले कर देता। बाबा इसका लॉक, वो फिर ठिठक कर कहती। वो इसे पास बुलाता ताकि फ़ेस लॉक हटा सके। यावर ने जब फ़ेस लॉक लगाया तब इसके बाल छोटे थे। अब चूँकि इसके बाल थोड़े बड़े हो गए थे तो बाल पीछे करने पड़ते। अनाया को पता था। वो आकर अपने हाथ से यावर के बाल हटाती
और फिर बिला वजह देर तक हंसती रहती। सवेरा को ये मंज़र बेहद बुरा लगता और दिन में कई बार इसको ये मंज़र देखना पड़ता। सवेरा को उनकी दोस्ती कतई पसंद ना थी। इन दोनों को ज़्यादा अटैच होते देखकर सवेरा ने अनाया को हीले बहाने से यावर से दूर रखना शुरू कर दिया। यावर इसे बुलाता तो वो फ़ौरन अनाया को अपने पास बुला लेती, खुद इसे पढ़ाने लगती। सवेरा पढ़ाते हुए बहुत सख्ती करती, बिला वजह डांटती। यावर ये सब देखता। एक दो बार इसने कहना चाहा कि वो अनाया को इससे पढ़ने दे, लेकिन सवेरा यावर की कोई बात भी सुनने को तैयार नहीं होती। नाहिद इस दिन के बाद नहीं आई थी। सवेरा ने सोचा हुआ था जब वो आएंगी तो वो इनके सामने यावर से बात करेगी। यावर अनाया के लिए चॉकलेट्स या आइसक्रीम लाता तो गले की ख़राबी का बहाना बनाती। खुद तो वो दूर थी ही, इसे भी करना चाहती थी। यावर ये सब अच्छी तरह देख और समझ रहा था। अनाया सो चुकी थी। सवेरा ओपन किचन में मौजूद थी। वो चाय बनाने आई थी और अनाया के लंच की तैयारी के लिए। तुम पागल हो क्या? यावर इसके पीछे खड़ा था। सवेरा और यावर के दरमियान उस दिन के बाद कोई बात नहीं हुई थी। वो इसे नज़रअंदाज करती जाने लगी तो यावर ने इसे रोका। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जो कर रही हो वो सब मुझे समझ में आ रहा है। वो हाथ बांधे हुए खड़ा था। अनाया आपकी कुछ नहीं लगती, आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। अच्छा, तुम तो लगती हो, तुम्हारे पास आ सकता हूँ? यावर ने अब इसे बाजू से पकड़कर करीब किया। यावर की इस हरकत पर सवेरा के लिए यकसर अजनबी थी यह हरकत। वो सटपटा गई। दूर हटो, खबरदार जो हम दोनों में से किसी के भी करीब आने की कोशिश की, नहीं तो क्या करोगी? यावर ने बराह रास्त इसकी आंखों में झांका था। मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मुझे आता है अपनी हिफाजत करना। अगर आप पीछे ना हटे तो शोर मचा दूँगी। सवेरा ने गोया इसे धमकी दी। शोर मचाकर क्या कहोगी? मुझे मेरे शौहर से बचाओ, यावर ने आहिस्ता से कहा। सवेरा के पास जवाब में कुछ कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो चुप रही। तुम्हारे करीब आने का मुझे कतई शौक़ नहीं, समझी? यावर ने इसका हाथ छोड़ा। मगर अनाया और मेरे बीच आने की कोशिश भी मत करना, ओके? वही अजनबी सर्द काटदार लहजा। सवेरा गंग सी रह गई। यावर सवेरा को बताना चाहता था कि वो इसके लिए क्या जज्बात रखता है और कब से रखता है। सवेरा ऐसा मौका आने ही नहीं देती थी। वो हर वक्त इसके टोह में लगी रहती। कब यावर कोई कोताही इसे नज़र आए और वो बात का बतंगड़ बनाए, इस पर इल्ज़ाम लगाए। यावर खामोश ज़रूर था पर समझता सब था। वो गैर महसूस तरीके से बहुत मोहतात रहता। वो सोचता, क्या सवेरा को नज़र नहीं आता कि यावर अनाया से किस कदर मोहब्बत करता है? इसने शादी भी महज अनाया के लिए ही की थी। ये तो सोए इत्तफाक कि वो वही लड़की निकली और सिवाय यावर और यमुना के कोई ये बात नहीं जानता था। सवेरा के पास कोई वजह नहीं थी यावर पर शक करने की। हाँ, मगर वो रात, मगर इसे यकीन था कि इसकी मोहब्बत और खलूस को कभी न कभी सवेरा ज़रूर पहचान जाएगी। यावर कई बरसों से हसास इदारे से मुंसलिक था। इसे अक्सर व पेशतर धमकियाँ में फ़ोन कॉल्स आते रहते थे, मगर पहले वो परवाह नहीं करता था। अब इसकी एक फ़ैमिली थी। आज भी ऐसी इसे एक टेक्स्ट मौसूल हुआ जिसमें किसी ने इसे शादी की मुबारकबाद दी थी। साथ ही अनाया के स्कूल का नाम भी लिखा था। सवेरा और अनाया के मुतालिक यावर ये पढ़कर हकीकतन परेशान हो गया। इसने खैरियत पूछने के लिए सवेरा का नंबर मिलाया। सवेरा का नंबर मुसलसल वेटिंग पर आ रहा था। सवेरा पता नहीं किससे बात कर रही थी। वो बस बात करके खैरियत दरियाफ्त करना चाहता था, मगर सवेरा के मुसलसल इसका फ़ोन नज़रअंदाज करने पर शदीद मुश्तइल हो गया था। डैम इट, यावर ने गुस्से से फ़ोन पॉकेट में रखा। मैं घर जा रहा हूँ, कोई बात हो तो कॉल करना। यावर अपने मुआविन को कहता हुआ बाहर निकला। सर, सब खैरियत है? आतिफ़ ने इसे बाउजलत परेशानी में देखा तो पूछा। हाँ, वो कहकर रुका नहीं। ऑफिस और घर के दरमियान 20-25 मिनट की मुसाफत को इसने 10 मिनट में तय किया। अपार्टमेंट के सामने आकर इसने बेसब्री से बेल पे हाथ रखा। दरवाज़ा खुलते अनाया सामने थी। यावर ने इसे देखते कब से रुकी सांस बहाल की और वहीं चौखट पर ही घुटनों के बल बैठ गया। आप ठीक हैं अनाया? यावर ने पुरसकून होकर इससे पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अनाया ने इसकी फूलती सांस और पसीने में शराबोर वजूद को देखकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। वो मुस्कुराकर बोला था। मामा कहाँ हैं? अंदर हैं। उसने अंदर की तरफ हाथ बढ़ाकर इशारा किया। वो तेज़ तेज़ कदम उठाता अंदर की तरफ गया। सामने सवेरा अब भी फ़ोन पर मसरूफ़ थी। यावर तेज़ी से उसके पास गया, इसके कान पर रखा मोबाइल झपट लिया और लाइन काटी। किसका फ़ोन था? यावर इस वक्त बहुत गुस्से में था।
यावर की आवाज़ तेज़ थी। दोस्त का फ़ोन था, पुरानी दोस्त। यावर की ऊंची आवाज़ और बिगड़े तेवरों ने सवेरा के होश उड़ा दिए थे। यावर सवेरा के करीब हुआ, इसका एक बाजू सख्ती से पकड़ा। मैं तुम्हें इतनी देर से फ़ोन कर रहा था, क्या मेरी कॉल वेटिंग में नहीं आ रही थी? उसने पूछा तो सवेरा ने इस बात में सर हिलाया। फिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हें क्या लगा तुमसे गप्पे लड़ाने को इतनी फ़ोन कॉल्स कर रहा था मैं? अगर आइंदा तुम प्रेसिडेंट से भी बात करो और बीच में मेरी कॉल आ जाए तो तुम पर लाजिम है कि मेरी कॉल रिसीव करो, समझी? वो खौफज़दा नज़रों से यावर को देख रही थी। इसका ये कौन सा रूप था? वो चुप रही। तुम्हारे साथ अच्छा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि वाकई अच्छा हूँ। कोशिश करो कि तुम्हारे साथ मैं अच्छा ही रहूँ। यावर ने कहते हुए एक झटके से इसका बाजू छोड़ा। यावर की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि अनाया ने बखूबी सब सुना और देखा था, और इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। अब वो अपनी माँ के पीछे पीछे थी, यावर से रूठी हुई भी थी। यावर ने कई बार इससे बात करने की कोशिश भी की। वो यावर के पास नहीं आई और इससे शदीद नाराज़ थी। खाने का वक्त हुआ तो सवेरा ने खाना लगाया। सवेरा ने यावर को अपना शौहर तो तस्लीम कर ही लिया था कि वो एक छत के नीचे कम अज़ कम खाना एक ही मेज़ पर खा सकते थे। अनाया ने खामोशी से खाना खाया। आज सवेरा ने अनाया के लिए जैली भी बनाई थी और इसने अनाया के कहने पर 2 तैयार किए थे, एक अनाया के लिए, दूसरा यावर के लिए। यावर ने कई बार अनाया की तरफ देखा मगर वो खामोशी से अपनी जैली खाती रही। यावर ने अनाया की तवज्जो पाने के लिए इसके बाउल में से एक चमचा जैली लेकर खाई तो अनाया ने बिलाखिर यावर को घूर कर देखा। आपने मेरी जैली में से एक बाइट लिया, अब मैं आपका पूरा बाउल खाऊंगी, अनाया ने कहते हुए यावर का बाउल अपनी तरफ खिसकाया। ये तो गलत है, यावर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो क्या हुआ, आप भी तो गलत कर रहे थे मामा के साथ, अनाया ने खफकी से कहा। ओह, तो आप इसलिए मुझसे नाराज़ थीं? नाराज़ नहीं थी, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई शाउट करे, वो मासूमियत से बोली। आई एम सॉरी, यावर ने अनाया के सामने एक हाथ से अपना कान पकड़ते हुए कहा। सॉरी मामा से करें, अनाया ने सर पर हाथ मारते हुए कहा। अनाया की बात पर यावर ने सामने सिंक में बेतासुर चेहरे के साथ बर्तन धोती सवेरा को देखा। अब वो इसको कैसे समझाए? यावर ने सरदाह भरी। सवेरा को डांटने का ये नतीजा निकला कि वो पूरी शाम रोती रही। मुसलसल रोने की वजह से इसे ज़ुकाम हो चुका था। चेहरा खूब सोच कर लाल भभोका हो रहा था। यावर की नज़र जब भी इस पे पड़ती वो उलझ सा जाता। ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हें जो तुम यूँ रो रही हो? बहुत देर तक सवेरा का रोना नहीं थमा तो यावर कहे बगैर रह नहीं सका। क्या अब इस घर में कोई अपनी मर्ज़ी से रो भी नहीं सकता? इसके लिए भी आपसे इजाज़त लेना पड़ेगी। सवेरा ने बहते ज़ुकाम को साफ़ करते हुए कहा। रोती रो शौक़ से, यावर कहकर एक तरफ हुआ। लगता है आपको गिल्टी फील हो रहा है। सवेरा ने इसकी बदसलूकी का एहसास दिलाना चाहा। तुम अगर ये समझ रही हो तो समझती रहो, तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ मैं। मुझे मालूम है मैंने जो किया वो सही है या गलत, तुमसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। यावर कभी कभी इतना अजनबी बन जाता कि सवेरा को हैरत से होती। वो इसको वहाँ से जाता देखती रही। यावर और सवेरा की शादी को 4 माह होने को आए थे। नाहिद कभी कभी आती, बेहद मसरूफ़ रहती थी। सवेरा भी कभी चली जाती 1-2 दिन के लिए। सवेरा को बावजूद कोशिश के यावर के ख़िलाफ़ कोई मौका नहीं मिला था कि वो एक्शन लेती। तुम मौका ढूंढती रहना, ये यूं ही तुम पर मज़ीद हावी होता जाएगा। बर्तन धोते धोते बेआवाज़ आंसू बहा रही थी। आज यावर ने इसे बुरी तरह डांटा था, हद से ज़्यादा सख्त लहजे में। सवेरा को शिद्दत से रोना आ रहा था। वो अपने अना में ये भूल गई थी कि इसका सबसे बड़ा गमख्वार, सबसे बड़ा रिश्ता तो इसी का था जिसका वो अपना दुश्मन समझ रही थी। मियाँ बीवी के सतरंगी रिश्ते में ऐसे कई मौक़े आते हैं जब ज़ात के कई रंग एक दूसरे पर खुलते हैं, अच्छे भी बुरे भी। मोहब्बत भरे कैफ आगी, तेज़ शोख रंग भी, और कभी कभी अदावत कदूरत के मध्यम फीके रंग भी। इस पर सवेरा तो कोई रिश्ता यावर से रखना ही नहीं चाहती थी। वो सारी रात वक्फे से रोती रही। सुबह अनाया स्कूल भेजकर दोबारा सोना चाहा तो नींद ही नहीं आई। पूरी रात जागने से सर भारी हो रहा था। यावर तो अभी तक सोया हुआ था। शायद आज इसे ऑफिस में जाना था, सवेरा ने सोचा। शायद ना जाना हो। इसने अपने मोबाइल की तलाश में नज़र दौड़ाई तो मोबाइल नहीं मिला। बैठे बैठे इसकी नज़र बाहर मेज़ पर रखे यावर के मोबाइल पर पड़ी। वो बाहर आई, यावर का मोबाइल उठाया। इस पर फेस लॉक था। इसने मुतअद्दिद बार यावर को ऐसा करते देखा था। सवेरा ने फ़ोन गहरी नींद सोते हुए यावर के सामने लहराया। फ़ोन नहीं खुला। इसने अब ज़रा आराम से वहीं ज़मीन पर बैठकर फ़ोन यावर के चेहरे के सामने किया, फिर भी नहीं खुला। ये नहीं कि बंदा बाल ही कटवा ले, इसका फ़ोन बाल पीछे हटाने से खुलता था, वो जानती थी। अब इसने बुरा सा मुँह बनाते हुए आहिस्तगी से उंगलियों की 2 पोरों से यावर के बाल पीछे हटाए। फ़ोन खुल गया।
वो पीछे हटी, बिला इरादा यावर के चेहरे पर नज़र डाली। सुकून से सोया हुआ था। वो अच्छा खासा खूबरू था। पता नहीं क्यों इसने अनाया के लिए मुझसे शादी की। कोई तो वजह होगी। इसको अभी तक यावर के खुलूस पर यकीन नहीं आ रहा था। बावजूद इसके कि वो हर वक्त यावर को अनाया के साथ मुखलिस देखती, क्या पता वो सच्चा हो, वो तस्वीर के जिस रुख से यावर को परख रही हो वैसा ना हो। एक पल के लिए उसका दिल बुरी तरह धड़का। क्या पता वाकई अनाया से इतनी मोहब्बत करता हो जितनी करता हुआ नज़र आता है। वो अनाया से ऐसी मोहब्बत करता था कि जैसे एक बाप। बेइंतहा शफीक नर्म दिल था। इसके लिए वो सवेरा से अक्सर तल्ख हो जाया करता। वो जो अनाया की सगी माँ थी, वो अनाया से जितनी मोहब्बत करता सवेरा से इतने बेनियाज बना रहता। कितने रंग थे इस एक शख्स के। अगर वो इससे दूर रहना पसंद करती थी तो यावर ने भी तो कभी इसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी। क्या मोहब्बत और मोहब्बत करने वाले ऐसे ही होते हैं? क्या मोहब्बत यूं ही असीर कर लेती है, फिर चाहे वो मोहब्बत एक मासूम बच्ची की ही क्यों ना हो? सवेरा ने सर झटका। सवेरा ने यावर के मोबाइल से अपना नंबर डायल किया। दुआ के नाम से महफूज था, मगर क्यों? इसे हैरत हुई। उस रात यावर ने सवेरा का मोबाइल मांगा था अपने सेल पर, मिस बेल भी दी थी। क्यों? सवेरा को सब कुछ याद आ रहा था। इसका सर घूम गया। नहायत बेकरारी से यावर के व्हाट्सएप पर की गई इसने हर चैट खोल कर देखी। टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस नोट्स, कॉल रिकॉर्ड्स एक एक जगह इसने खोल कर देखी। सब कुछ सुना। फिर जैसे कोई गुत्थी सुलझती चली गई। इसने यमुना के मैसेजेस देखे, सुने, आतिफ के, यावर के मामू के। यमुना को बताई गई हर तफसील इसमें मौजूद थी। अनाया के बारे में, सवेरा के बारे में। वो शशदर थी। कितना अजीब, कितना गहरा आदमी था ये। इतनी मोहब्बत दिल में छुपाए। कभी एक रंग मोहब्बत का सवेरा पर जाहिर नहीं किया था इसने। सवेरा अब एक एक बात जान चुकी थी। ऐसा लगता था इसके सदियों से जलते दिल पर किसी ने ठंडे पानी के छींटे डाल दिए हों। पता नहीं वो क्यों इतनी बेकरार थी। अगर वो वैसे ही होता जैसा वो सोचती थी तो वो क्या करती? वो सोते हुए यावर को बेसाख्ता देखे गई। बरसों से बर्फ़ की सिल बना दिल जैसे पिघलने को बेताब था। उसे अपनी धड़कनों के इंतशार पर खौफ महसूस हुआ। यकदम यावर का अजनबी चेहरा इसे महरम लगने लगा। अजनबियत गहरी अपनायत में ढल गई। इसने बेख्तियार होकर यावर के सीधे बाल, जो इसके हटाने के फ़ौरन बाद दोबारा पेशानी पर ढलक गए थे, अपने हाथ से पीछे किए। ऐसा करने से यावर में हल्की सी जुम्बिश हुई। वो फ़ौरन वहाँ से हट गई। मोहब्बत के इस अदराक पर इसके गाल दहकने से लगते थे। इसके बाद इसने अनाया पर रोक टोक करना छोड़ दी। ना ही यावर से कोई और झगड़ा किया। कुछ दिन से सवेरा का बदलाव और नर्म रवैया यावर ने बखूबी महसूस किया था। अब वो अक्सर अनाया से यावर की पसंद नापसंद पूछने लगी। खाने में कोशिश करती कि अनाया और यावर की पसंद का खाना बनाए। एक दिन सवेरा ने दाल चावल के साथ फ़िश फ्राई की तो यावर चौंका, क्योंकि अनाया और सवेरा दोनों ही फ़िश नहीं खाती थीं। वो दिल ही दिल में मुस्कुराया, मगर बोला कुछ नहीं। वो चाहता था सवेरा खुद हर बात को समझे। वो ख़ुद को इस पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था। अब अक्सर सवेरा अनाया और यावर के साथ बाहर का कॉमन रूम में बैठा करती। ये और बात कि वो एक तरफ होकर खामोशी से यावर और अनाया के लाड देखा करती। यावर को ख़ुद पर इसकी नज़रें महसूस तो होती, पर वो नज़रअंदाज ही करता। एक रात अनाया सोई तो वो ख़ुद भी आकर बाहर ही बैठ गया। आज वो भी यावर से बात करना चाहती थी। हर बात जो वो जानती थी, यावर के मुतालिक अपनी हर बात जो वो चाहती थी, और यावर इसके बारे में जान जाए। बाहर आकर बैठी तो यावर ने सर उठाकर देखा। कहा कुछ नहीं। चाय के 2 कप बना कर लाई थी। एक कप इसने यावर के सामने रखा। यावर इस वक्त चाय पीने के मूड में नहीं था। चुपचाप कप थाम लिया। वो दोनों काफ़ी देर खामोश रहे। यावर इसके बोलने का इंतज़ार कर रहा था। यावर। पहली बार सवेरा ने उसका नाम पुकारा था। वो सुन रहा था। इसने सवेरा की जानिब निगाह की। आज से 4 साल पहले साकिब का इंतकाल हुआ था, प्लेन क्रैश में। मैं भी उनके साथ जाने ही वाली थी। कुछ दिन के बाद साकिब की बहन की शादी थी। अचानक से अनाया बहुत बीमार हो गई थी। साकिब ने कहा कि मैं अनाया के साथ अगले दिन की फ़्लाइट से आ जाऊं। मैं जा नहीं पाई। वो दिन मुझे आज भी अपनी पूरी जुज़ियात के साथ मौजूद है। इस दिन की सुबह, उस दिन का उठना। मैंने इस रात बहुत बुरा ख्वाब देखा था। मैंने साकिब से कहा कि वो मत जाए, पर इसे जाना था हर हाल में। यावर, मैं वो दिन शायद कभी भूल ना पाऊँ। इस दिन के बाद मैं नहीं रही। मुझे इस दुनिया से ही नफ़रत हो गई। अनाया का वजूद मुझे बोझ लगने लगा। मुझे लगता अगर अनाया नहीं होती तो मैं भी साकिब के साथ होती। यूँ अकेली इसका मातम नहीं मना रही होती। बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई अपना दुनिया छोड़ कर जाता है। वो आंसुओं से रो रही थी। पता नहीं किस बात के लिए तमहीद बांध रही थी। शायद अपने रवैये की तलाफ़ी करना चाहती थी या जवाब पेश कर रही थी। ये भी ठीक है। अपने हर बुरे रवैये की तवज्जो पेश करके बरी व ज़िम्मा हो जाना कितना आसान होता है।
सवेरा के आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। यावर को सिगरेट की शदीद तलब हो रही थी। इसने सुलगा ली, खामोश हुई तो यावर ने कहना शुरू किया, सवेरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि कोई किसी का दुख नहीं समझ सकता। दुख कभी ख़त्म भी नहीं होते, बस वक्त के साथ मध्यम हो जाते हैं। उनकी शिद्दत वो नहीं रहती, वो बस हल्की सी कसक बन जाते हैं। मैं जब भी किसी को उनके प्यारों के दूर जाने की वजह से रोता देखता हूँ, उनकी कहानी बड़ी इश्तियाक से सुनता हूँ और सोचता हूँ, काश मेरे पास कभी अपनों के अलविदा की कोई ऐसी कहानी होती जिसे मैं याद करके दूसरों को सुनाकर देर तक रोता, गम मनाता। सवेरा, कुदरत ने आपके नसीब में कैसी कहानी क्यों ना लिखी हो, आपको आगे बढ़ना ही होता है। तुम्हारे पास तो जीने का मकसद है, अनाया की सूरत। या तुम्हें अब यूँ मज़ा आने लगा है हर फिक्र से आज़ाद, सिर्फ खुद में गुम होकर, अपनी हर जिम्मेदारी से मुँह मोड़कर। अगर ऐसा है तो कोई तुम्हें इस गम से बाहर नहीं निकाल सकता। तुम क्या समझते हो, एक तुम हो जिसे गम मिला? सवेरा, दुनिया में हर शख्स गमज़दा है। मुकम्मल जहां कभी किसी को नहीं मिलता। दुनिया में खुशियां कम और गम ज़्यादा हैं। सवेरा ने अपने आंसू पोंछे। यावर ने अब्बी से कोई इजहार मोहब्बत नहीं किया था, ना ही इसे बताया था कि वो इसे कब से चाहता था। सवेरा यावर को गौर से देखती रही। दोनों ने अपने अपने दुख एक दूसरे से कह दिए थे। दोनों रात भर जागते रहे। सवेरा अपने कमरे में, यावर बाहर कॉमन रूम में। सुबह यावर की आंख देर से खुली तो अनाया स्कूल जा चुकी थी और सवेरा रात भर की जागी हुई थी, इसलिए शायद अभी तक सोई हुई थी। यावर उठा तो इल्म हुआ कि इसे एक ज़रूरी काम से इस्लामाबाद जाना पड़ेगा। क्या करे? वो दबे पाँव कमरे में गया और अपना कुछ ज़रूरी सामान पैक किया। अपना छोटा सा बैग बनाकर इसने रखा। नाश्ता एयरपोर्ट पे ही कर लूँगा, इसने सोचा। अब वो एक नोट लिख रहा था, मुझे एक काम से जाना पड़ रहा है, अनाया के लिए कुछ चीज़ें ऑर्डर की हैं, शायद कल तक तुम्हें मिल जाएँ। अपना क्रेडिट कार्ड छोड़ कर जा रहा हूँ। पिन नंबर तुम्हें व्हाट्सएप किया है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी मुंह दिखाई, अगरचे मुंह तो तुमने देखने नहीं दिया अब तक। वो रखिए ड्रेसिंग टेबल पर। अगर दिल इजाज़त दे तो इस चोर पर भरोसा करो और उम्र भर साथ रहना चाहो तो पहन लेना। मैं कब आऊँगा कुछ बता नहीं सकता। सिर्फ तुम्हारा यावर। यावर ये छोटी सी चिट सवेरा के सिरहाने रखकर चला गया। वो उठी तो सिरहाने पड़ा नोट इसने देखा। पढ़ने के बाद बेकरारी से उठी और सिंगार मेज़ के पास गई। छोटी सी खूबसूरत मखमली डिबिया में नाजुक सी डायमंड रिंग रखी थी। साहब खुद नहीं पहना सकते थे, उसने बुरा माना। अंगूठी पहने बिना रह नहीं सकी। सवेरा ने अंगूठी पहनी, बार बार अपने हाथ को तकती, दिल पे हाथ रखती। ये क्या हुआ था इसे, इतनी बेकरारी? अंगूठी दी भी कब, जाते हुए, और गए भी कैसे? चुपचाप। कई बार फ़ोन किया, यावर का नंबर बंद था। अनाया स्कूल से आई तो आज कितने बरसों बाद सवेरा अनाया सी ममता और मोहब्बत से मिली, जैसे पहले साकिब के ज़माने में मिला करती थी। इसने कई बार अनाया को चूमा, गले लगाया। अनाया सवेरा का ये अंदाज देखकर हैरान परेशान सी थी। खुशी, बेचैनी, बेकरारी सवेरा के अंग अंग से जाहिर थी। शाम में नाहिद भी वहाँ आ गई थी। उनको भी सवेरा के अंदाज में कुछ तब्दीली सी नज़र आई। वो घर में दिलचस्पी ले रही थी। इसने बहुत ज़माने बाद घर की तरतीब बदली थी। अनाया के मामूलात का ख्याल रख रही थी, इसके खाने पीने का, उठने सोने का। सवेरा उस दिन तो नहीं, दूसरे दिन यावर की आमद की तवक्को रखे हुए थी, शायद आज वो आ जाए। फिरोज़ी खूबसूरत शिफॉन का स्टाइलिश सूट पहने आज वो नौबेहता लग रही थी। नाजुक सरापे ने ज़माने के बाद बाहर देखी थी। नाहिद ने इसे यूँ सजा संवरा देखा तो एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की। वो खुश थी, उनके लिए ये बहुत था। इसका रुआं रुआं यावर के आने की दुआ कर रहा था, मगर वो नहीं आया। इसकी सूरत उतर गई। अनाया को सुलाकर नमाज के लिए खड़ी होकर फिर से बैठ गई। वो जी भर रोई, अल्लाह से अपनी गफलत नाशुक्री के लिए खूब माफ़ी मांगी। तीसरे दिन भी वो तैयार हुई पर वो नहीं आया। फिर तीसरा दिन अब वो पूरी तरह जलाल में आ चुकी थी। चौथे दिन इसने कोई एहतमाम ना किया। बार बार मोबाइल उठाती, यावर का नंबर डायल करती, हर आहट पर चौंक जाती। यावर का फ़ोन मुसलसल बंद था। आँखों के किनारे बार बार भीग जाते थे। नाहिद भी आज वापस चली गई थी। अनाया को होमवर्क करवा कर वो सिंक में चाय के बर्तन धो रही थी जब बैरूनी दरवाज़ा खुलने की मखसूस आवाज़ आई। उसका पूरा जिस्म समात बन गया। खफगी, गुस्सा, मोहब्बत, इंतज़ार, क्या नहीं था इसके अंदर। वो अपनी जगह से हिली तक नहीं, यूं ही बर्तन धोती रही। दरवाज़ा खुला, कोई अंदर दाखिल हो चुका था। वो पिछले कई माह से इसकी आहटें सुन रही थी, सो अच्छी तरह पहचानने लगी थी। बाबा। अनाया ने टीवी का रिमोट छोड़कर यावर की तरफ दौड़ लगाई। यावर ने आगे बढ़कर इसे गोद में उठा लिया, कई बार प्यार किया। सवेरा के बर्तन धुल चुके थे मगर वो अब धुले बर्तनों को दोबारा धो रही थी। यावर अनाया को उठाए उठाए सवेरा के पीछे जाकर खड़ा हुआ। क्या हाल है? इतनी बेखबर हो के पता भी नहीं घर में कोई आया है। यावर ने देखा वो साफ बर्तनों को दोबारा धो रही थी।
कैसी हो? यावर ने मज़ीद पूछा। फिर देखा तो इसके हाथ में अंगूठी दमक रही थी। सवेरा चुप रही। आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए बाबा? अनाया को याद आया। लाया हूँ, बैग में देखो। और मामा के लिए? हाँ, तुम्हारी मामा के लिए भी लाया हूँ। क्या? अनाया ने फिर पूछा। तुम्हारी मामा की हंसी लाया हूँ, इनसे कहो मुझसे ले लें। यावर ने ठहर ठहर कर लफ्ज़ अदा किया। सवेरा के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट ठहर गई। चेहरे पर बिखरे मोहब्बत के रंग साफ नज़र आने लगे। अनाया समझ नहीं पाई। बाबा, मैं अपना गिफ्ट देखूं? जल्दी से यावर की गोद से नीचे उतरी। अब कब तक धुले हुए बर्तनों को धोती रहोगी? यावर अब बिल्कुल इसके पीछे खड़ा था। घर है ये सराय नहीं कि जब दिल चाहा आ गए, जब दिल चाहा चले गए। ना चाहते हुए भी शिकायत और आंसू एक साथ सवेरा की आंखों से निकले। यावर ने इसका रुख अपनी जानिब किया। मुझे इस रात कुछ और भी बताना था। सवेरा ने रूठे रूठे अंदाज में ही बात का आगाज़ वहीं से किया जहाँ से उस दिन छोड़ा था। क्या? मैंने आपका मोबाइल देखा था, अब मुझे सब पता है। सवेरा ने अपने तई कोई बड़ी खबर ब्रेक की थी, जबकि यावर ये पहले ही जानता था। क्या आप ये सब मुझे पहले खुद नहीं बता सकते थे? उसने शिकवा किया। बताना चाहता था, पर चोरों की बात पर कौन भरोसा करता है। वैसे तुम औरतें भी अजीब होती हो, रिवैयों के बजाय लफ्ज़ों से बहलती हो। यावर के लहजे में शरारत थी। एक सवाल मैं भी काफ़ी अरसे से पूछना चाहता था। यावर बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। वो क्या? सवेरा ने तजस्सुस से पूछा। क्या मैं शक्ल से वाकई चोर लगता हूँ? यावर की आंखों में शरारत थी। इसके नज़दीक आ खड़ा हुआ था। लगें या ना लगें, चोर तो आप हैं। सवेरा ने इसे हाथ से ज़रा पीछे धकेला। यावर ने अब दोनों हाथ पॉकेट में डाल लिए थे। वो इसकी बात गौर से सुन रहा था। दिल चुराया अपने अनाया का और मेरा। बहुत बड़े और पक्के चोर हैं आप। कहते हुए सवेरा के लहजे में हया थी। रुखसार दहक से रहे थे। इसकी बात सुनकर यावर के चेहरे पर बेसाख्ता इत्मीनान भरी मुस्कुराहट दौड़ गई। ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफ़िज़।